Bismillahirrahmanirrahim. What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to a very exciting episode of the Viral Podcast by Daily Daniel, powered by Indus Enclave, presented by Viral Marketing. आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत खास है. Today we have someone who has been the founding member of Pakistan Tehreek-e-Insaf, ex-MNA from Karachi और पाकिस्तान के highest tax paying politician है. Please welcome on the podcast today, Engineer Najeeb Haroon. शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट टुडे. आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा. इन द बिगनिंग आई वांट टू नो कि हाउ डिड यू एंड अप बिकमिंग अ पॉलिटिशियन, और आपने इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया, उसके बाद आप पॉलिटिशियन कैसे बने? मेरे ख्याल में कॉलेज के ज़माने से ही एक ख्वाहिश दिल में रहती थी कि इर्द गिर्द भी कुछ चीज़ें बेहतर हों, जो कि पाकिस्तान में हम सभी अपनी अपनी ज़िंदगियों को तो बेहतर कर ही लेते हैं, अपनी तालीम के ज़रिए, अपने हुनर के ज़रिए, कारोबार के ज़रिए। तो मैं ख्याल में आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड, डीजे कॉलेज से मैंने एफएससी की, तो मैंने पहले वहाँ इलेक्शन लड़ा। और जो कुछ भी अपनी एक फ्रेटर्निटी, एक दोस्त वहाँ पे होते थे कॉलेज, सारे 17-18 साल वाले, तो उस वक्त वहाँ पे भी रोल प्ले किया। फिर मैं जब एनएडी पहुँचा तो मैं उस वक्त पहले तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो अपनी माशी ज़रूरियात पूरी करने को मैं एक फुल टाइम नौकरी भी करता था रात के वक्त, और फिर फुल टाइम इंजीनियरिंग भी करता था। एनुअल सिस्टम था। मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पीआईए में नौकरी करते हुए निकाला, और थर्ड ईयर इंजीनियरिंग सऊदी अरेबियन एयरलाइन में। लेकिन जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा तो मैं 2 इंटरनेशनल एयरलाइन से इस्तीफ़ा दे चुका था। और फिर मैंने एनएडी का प्रेसिडेंट भी बना, स्टूडेंट्स यूनियन का। फिर अपनी रोज़गार के लिए मैंने पाकिस्तान में काम किया, फिर सऊदी अरेबिया मैंने 3.5 साल। तो 30 साल की उम्र में फिर मैं अमेरिका गया पैसे जमा करके, और अपना एमएस किया। तो वहाँ पर भी एक चीज़ थी कि अपने मुल्क वापस जाना है और यहाँ पर इस्लाह करनी है, और पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल, तो ये जज्बा था। और फिर मैं 32वीं सालगिरह से पहले पाकिस्तान आया, नाउ 38 ईयर्स बैक। और फिर मैंने पीटीआई जब 96 में खान साहब ने बनाई, तो मैं कराची का पहला सदर बना। और एक जर्नी है जिसमें हम लगे रहे, अपनी ज़िंदगी के मामलात भी दुरुस्त किए, और अपनी इंजीनियरिंग की फ्रेटर्निटी की तरफ भी रहा, और पॉलिटिक्स मेरा एक पैशन रहा। और वो मकसद, उसको हमने एक लाइन एक खींची हुई थी, एक हद फासिल बनाई हुई थी कि पॉलिटिक्स और कारोबार को गड़बड़ नहीं होने देना है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिक्स इबादत की तरह की, और अल्लाह ने उसके अंदर जो भी इज़्ज़त अल्लाह ने दी, कोशिश आज भी जारी है कि पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों की दौड़ के अंदर शामिल हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी डर्टी बिजनेस. यूजुअली लोगों का परसेप्शन विद टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस थोड़ा डिफरेंट होता है. आपकी फैमिली ने कैसे रिसीव किया आपके इस फैसले को कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, जब आप करियर पे भी फोकस कर रहे होंगे? तो कैसे पॉलिटिक्स के अंदर आपका? नहीं, मैं यानी स्टूडेंट लाइफ को अलग कर दें, वो तो ज़ाहिर बात है, उस वक्त वालदैन भी थे, ज़ाहिर बात है कि सारा। लेकिन जब मैंने पीटीआई ज्वाइन किया, वो ऑलरेडी 41 ईयर्स ओल्ड, और मैं अपने ज़ाती मामलात, अपना घर बार, गाड़ी घोड़ा, चीज़ें दुरुस्त कर चुका था। और हम कुछ दोस्त बैठते थे कि भाई ये जो उस वक्त की जो भी सियासी पार्टीज़ मौजूद थी, उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती थी, कि जो रविश थी, जो मामलात थे, तो उसमें ये था कि किस तरफ हम अपना जो भी छोटा मोटा वज़न है कहाँ डालें। तो इसी में इंतज़ार में थे कि भाई किस तरफ गौर, हम दोस्त काफ़ी सारे। तो फिर ये 96 का अप्रैल था जब इमरान खान साहब ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया, तो हमने जो भी अपना पूरा तन मन धन के साथ इसको 27 साल, बड़ा लंबा अरसा है, जिसमें 22 साल जद्दोजहद थी, और आखिरी जो 5 साल थे उसमें से 3 साल 8 महीने मैं भी असेंबली के अंदर बैठा, और 1 साल 4 महीने असेंबली के बाहर बैठे। तो ये प्रयास है, लेकिन फैमिली की सपोर्ट रही, उसके बगैर तो आप कर नहीं सकते कुछ। बिल्कुल. अच्छा, उस वक्त आपने जब डिसीजन लिया कि आपने पॉलिटिक्स में जाके कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ काम करना है, तो उसके बाद उस वक्त आपके पास क्या लिमिटेड ऑप्शंस थे बहुत ज़्यादा, और पीटीआई की तरफ आपकी जो रुझान है वो क्यों गया, इमरान खान की तरफ आप क्यों गए उस वक्त? बेसिकली जो इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था, वो बड़ा एक चैलेंज था, जो कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर एक नई सियासी पार्टी का करना, और वो शौकत खानम उस वक्त तक बना चुके थे,
तो और वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिता चुके थे, तो एक शनाख्त थी। और ज़ाहिर बात है कि मुरवजा सिस्टम को चैलेंज करने का हर एक का बस का रोग भी नहीं है, क्योंकि ये उस वक्त स्टैब्लिश्ड पार्टीज थी और यानी पीपल्स पार्टी 2 दफ़ा इक़्तिदार में रह चुकी थी, नून लीग 1 दफ़ा रह चुकी थी, फिर आ गई MQM कराची के अंदर अपनी बहुत मजबूत जड़ें रखती थी। तो उस लिहाज से इमरान खान साहब ने जो एक बात की वो डिफरेंट थी, और हमारे लिए भी ये एक वो था मौका कि भाई एक नई पार्टी की तश्कील के अंदर जब आप हिस्सा लेंगे एज अ फाउंडर मेंबर, तो आप उसके खदोखाल, ताकि आप अगर उन्हीं पार्टियों के रास्ते पे जाएंगे तो वहीं मंजिल है, वहीं पहुंच जाएंगे। तो इस दफ़ा बिल्कुल आपको एक नई पाथ ट्रेड करनी थी, रास्ता निकालना था। और मैं समझता हूँ कि वो जो 22 साल थे जद्दोजहद के, वो बड़े सैर हासिल थे। और मैं उसके अंदर वहाँ तक जो था, और एक फ़ैसला ये था कि ये मुल्क सही कैसे होगा। तो जैसे कुछ लोगों ने, ईदी साहब का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बड़ा वक्त और ज़िंदगी सर्व की कि बॉटम अप, कि भाई हम अपने हिस्से का काम, कुछ ना कुछ चैरिटी, कुछ सोशल वेलफेयर कुछ करें। लेकिन दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो चैरिटी की बुनियाद पे, ये आप पेमेंट जैसे होता है ना कि आप वक्ती इलाज तो कर सकते हैं, बैंडेज तो कर सकते हैं, लेकिन इलाज करने के लिए कोई चीज़, एक क़यादत को, ईमानदार क़यादत को, मुल्क से वफ़ादार क़यादत को, जिसका जीना मरना इसी मुल्क में स्टेक्स हों, ठीक है ना, ओनरशिप हो, तो वो क़यादत को क्रिएट करके, और वो फिर टॉप डाउन, यानी पहले तो इस मुल्क का सारी ताकत इस्लामाबाद या उसके गिर्द है वहाँ पर, तो वहाँ पहुँचा जाए, और वहाँ से पहुँच के कानून साजी के ज़रिए और एक हाई मॉरल ग्राउंड के ज़रिए एक रोल मॉडल बन के, और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और फिर ज़ाहिर बात है कि जो इनिशियल अगर आप बानी अरकान को देखेंगे PTI के, तो वो ज़्यादातर वो साफ़ सुथरे लोग थे जो इस मुल्क के अंदर तब्दीली देखना चाहते थे। और फिर बाद के अंदर तो फिर जब इक़्तिदार की पार्टी बन जाती है, फिर तो मेला है और ठेला है और रौनकें हैं, और पूरे पूरे मुल्क के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपका घेरा यानी बिल्कुल ऐसा तंग कर देते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि आपकी हर बात में कि ऐसी जनाब के जैसे कोई नुज़ूल हो रहा है लीडर के ऊपर। PTI भी उन सारे अदवार से गुजरी, तकलीफ दे था, लेकिन बहरहाल वो जो मंजिल थी वो अभी तक हम पा नहीं सके। अच्छा, उस वक्त शुरू में जब आप लोगों ने PTI बनाई, आप उन फाउंडिंग मेंबर्स में से थे जिन्होंने PTI की बुनियाद रखी, उस वक्त आपके साथ कौन कौन लोग थे, क्या क्या चैलेंजेस आते थे, इतने साल आप लोगों को लगे पावर में आने में? इमरान खान साहब ने जब 25 अप्रैल को पार्टी का अनाउंसमेंट किया, तो उस वक्त तो ज़ाहिर बात है कि जब 26 अप्रैल के अखबार में हमने देखा, और फिर कुछ एक आध महीने में जो लोग जमा हुए, तो जो पहली फाउंडिंग सेंट्रल कमेटी थी उसमें 8 लोग थे। KPK से 3 लोग थे, डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब थे, उस वक्त भी काफ़ी उम्र थी उनकी, और वो पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे, तो वो थे। OS गनी साहब थे जो इंजीनियर भी थे, और वो बाद में मुशर्रफ साहब के साथ गवर्नर भी रहे KPK के और बलूचिस्तान के भी, लेकिन उन्होंने कोई साल डेढ़ के बाद पार्टी को छोड़ दिया था OS गनी साहब। डॉक्टर फारूक साहब थे, साइकेट्रिस्ट थे, मेडिकल डॉक्टर थे, मर्दान से थे, वो भी पार्टी के बानी अरकान में थे। वो उनका कत्ल हो गया था, उस लिहाज से ये 3 KPK से थे। और फिर पंजाब से जो 3 लोग थे उसके अंदर ये थे हामिद खान साहब थे, जो आज भी इस वक्त हैं, पार्टी के सेनेटर भी हैं। ये जो अभी 2024 में जो ये सेनेट के इलेक्शन हुए, लेकिन जो 2018 से 23 का दौर था उसमें बावजूद वो ना कहीं किसी जगह भी सीन पे जिम्मेदारी में नहीं थे। हालांकि वो पार्टी के बानियान में थे, लेकिन उन्होंने वो बहुत सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर रहे हैं, एक वकीलों के अंदर अपना ग्रुप और शनाख्त रखते हैं, लेकिन हम उनसे भी कोई इस्तेफादा नहीं कर सके उस दौर में। वो 3 साल 8 महीने का जो इक़्तिदार का दौर था, उसमें वो जो भी वजूहात वो तारीखदान लिखेगा, लेकिन हमने उनको भी नज़रअंदाज किया। लेकिन बहरहाल चूँकि इस वक्त तो वकीलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो भी माशाल्लाह इस वक्त सेनेटर भी हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन काबिल आदमी हैं और ध्यानदार आदमी हैं और रेपुटेशन रखते हैं।
और फिर उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर डॉक्टर परवेज़ हसन थे, जो पार्टी के इनिशियली जो पार्लियामेंट्री बोर्ड भी था और वो सारा था, उसको भी सरबराही की। इन अ वे पार्टी के पहले सेक्रेटरी जनरल भी थे, लेकिन फिर ये डॉक्टर परवेज़ हसन भी कोई 96 में जब पार्टी बनी तो 97 में जब फरवरी में इलेक्शन हुआ और हम हार गए, बल्कि बिल्कुल ही सा मामला चौपट हो गया, तो ये लोग बहुत अर्ली इन्होंने एग्जिट ले लिया। अच्छा। क्योंकि जब पार्टी बन रही थी उस वक्त लोगों का गुमान था कि इमरान खान आएगा और फतह कर लेगा और जनाब लोग यानी लाइनें बना के वोट डालेंगे। ऐसा हुआ नहीं और 97 के इलेक्शन में 0 रिज़ल्ट रहा। तो डॉक्टर परवेज़ हसन ने मेरे ख्याल में 97 के अंदर ही खैर बात कह दिया। तीसरे हफीज़ खान थे, जो जावेद हाशमी साहब से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के सदर भी रह चुके थे। अब वो कनाडा या इंडोनेशिया वगैरह में मुल्क से बाहर चले गए थे अपनी कारोबारी उसके अंदर। सिंध से जो पहला थे वो नाजिम हाजी थे और माई सेल्फ, क्योंकि मैं कराची का पहला सदर बना 96 के अंदर, और नाजिम हाजी साहब क्योंकि वो शनाख्त उनकी बन चुकी थी CPLC की वजह से, गवर्नर फ़खरुद्दीन साहब के ज़माने में गवर्नर हाउस से और उसको CPLC के पहले फाउंडिंग वो थे प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो भी होता था। तो वो उन्होंने भी 1 साल के बाद जब हम इलेक्शन हारे 97 का चले गए, हम दौड़ते रहे और 22 साल बाद पार्टी इक़्तिदार में आई। वो 3 साल 8 महीने भी और उसके बाद के 1 साल देखिए फिर 27 साल मैंने पार्टी के साथ लगाए। अच्छा, 27 ईयर्स जैसा आपने खुद मेंशन किया, 27 साल आपने एक पार्टी को दिए और आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पे इमरान खान के साथ गुजारा। तो क्या वजूहत बनी कि आपके बहुत दफ़ा हमने पहले भी देखा जब हुकूमत में थे आप, जब MNA भी थे, तो काफ़ी दफ़ा आपकी शिकायत भी हमने देखा, आपने लेटर्स काफ़ी लिखे इमरान खान साहब को कि आप जो हम चाहते थे मकसद वो पूरा नहीं हो रहा, और उसके बाद फिर आप इवेंचुअली आपने PTI को छोड़ा भी। तो क्या वजूहत बनी कि 27 साल के बाद आपने PTI को खैरबाद कहा? देखिए ये जो था पार्टीज तो मौजूद थी, रिवायती, बिल्कुल। और वहाँ का कल्चर ये था कि भाई जैसे आप लीडर को खुश रखें, ठीक है ना। जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो जो मालिक है दुकान का या एम्प्लॉयर जो है तो खुश रखें। वो अगर आपसे राज़ी है तो अल्लाह भी राज़ी है। अच्छा, हमारा तो यहाँ पे एक मकसद लेके निकले थे, ज़ीरो से पार्टी को शुरू किया था। 96 के हालात जो कराची के थे और जो सूरत हाल थी वो भी तारीख दान रकम करेगा। पीपल्स पार्टी का दूसरा दौर था, वो यहाँ पर सारे वो एक हिस्ट्री का हिस्सा है। तो जो मकसद था उसको जब उससे हम हटते थे तो जाहिर बात है कि जब आप एक लंबा एक मिशन लेके निकले हुए हों, एक मकसद लेके निकले हुए हों, तो हम तवज्जो दिलाते थे। और हमारा ख्याल ये था कि भाई ठीक है, ये पार्टी खान साहब की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ने खान साहब को जो स्टैचर, और ही वॉज हेड एंड शोल्डर अबव एवरीबडी इन द पार्टी। लेकिन मैं एक बात खान साहब के सामने भी कहता था, और जो पार्टी के जो लोग ये समझते थे कि भाई बस खान साहब से पार्टी शुरू होती है और खान साहब पे ख़त्म हो जाती है, उनको भी तवज्जो दिलाता था कि ऐसा नहीं होता। लीडर जैसे नंबर 1 होता है ना, लीडर यकता होता है। लीडर को अल्लाह ने कुछ ज़्यादा सलाहियतें दी हुई होती हैं, उसको ज़्यादा कद काट दिया बहुत है। लेकिन 1 के साथ जब बहुत सारे ज़ीरो लगते हैं मेरे जैसे और जो दीगर लोग हो सकते हैं जो भी, तो वो फिर 1 क्या होता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन बनता है। तो एक एक फ़र्द इम्पॉर्टेंट है। पार्टी ऐसे नहीं चलती कि जैसे सिनेमा घर का मालिक है, हर शो में हाउसफुल है, नए लोग हैं, मालिक खुश है कि हाउसफुल है, और जो एक दफ़ा देख के गया दोबारा उसको जरूर आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। पार्टियाँ ऐसे चलती हैं कि उसकी एक कोर टीम होती है, एक विजन होता है, एक मकसद होता है, और जैसे होते हैं ना कि एक दूसरे की ताकत होती है, एक दूसरे का ट्रस्ट होते हैं। ये नहीं होता कि भाई आप इस कुर्सी पे आज मैं बैठा हुआ हूँ, कल आप बैठे हुए हो, तो ये तो वो जो रिवॉल्विंग चेयर्स वाला। सो अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ने जो खान साहब को इज़्ज़त दी, मुकाम दिया, आज भी उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे है। लेकिन जो मकसद था, ज़ाहिर बात है कोई किसी हम में से किसी ने भी आब हयात तो पिया नहीं है, ना हमें कोई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र है कि हम इसको सबक सिखाएं, उसको सबक सिखाएं। 950 साल उम्र थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। हमें तो अपनी ये छोटी सी ज़िंदगी में अल्लाह उनको सेहत और हयाती दे। खान साहब भी 72 साल का, बल्कि अब ये 5 अक्टूबर को वो 73 साल के हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं भी पिछला मई गुजरा है 70 साल का हो गया।
माशाल्लाह। आप इस 29 साल के अंदर। सो आपका जो आप जो मोडस ऑपरेंडे बनाते हैं, जो आप का वो प्लान होता है, वो गिवन कंस्ट्रेंट्स के अंदर होता है और आपको उसी के अंदर खेलना होता है इर्द गिर्द के साथ। और ये कुदरत का कुछ निज़ाम है। जैसे हम अपने बहन भाई नहीं चुन सकते, जो हमारे माँ बाप हमें कि हाँ, और हम दीगर औलाद पैदा होती है वो हमारे बहन भाई। ऐसे ही हम बहुत दफ़ा अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। तो इसी तरीके से हमको मैनेज पढ़ना होता है। जब सड़क पे गाड़ी लेके निकलते हैं तो ट्रैफिक में आगे पीछे दाएं बाएं हमारी चॉइस के लोग नहीं होते। तो इसी तरीके से हम मेरी ये सोच थी, ये फिक्र थी, मैं तवज्जो दिलाता था कि इस्टेब्लिशमेंट है, ओके, इसके साथ काम करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी अच्छी या बुरी, जब तक सुधरे या ख़त्म हो है। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़, ऐसा तो नहीं है कि कल को ये समंदर के अंदर आप इनको धकेल देंगे या ये मुल्क छोड़ के सारे भाग जाएंगे या आप निकाल देंगे। सो इन्हीं कंस्ट्रेंट्स के अंदर मैं यानी जो मैंने इस्लाम की तारीख भी पढ़ी और जो जितना था कि एक जब मक्की ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोर तो हिजरत भी फरमाई। रात के अंधेरे में गए, गार में छुपे, अपनी जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहाँ पे सुलाया किस्म से। फिर सुलह हुदैबिया भी हुई, फिर फतेह मक्का भी हुई कि शान के साथ, अल्लाह की मेहरबानी के साथ। तो वो सारे अदवार थे। तो हमने वो दौर भी गुजारा जब पीटीआई कमज़ोर थी, ठीक है, और यानी हालात मुश्किल थे, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह, उस वक्त के मामलात भी अलग थे, आप डिफेंसिव पे थे। फिर जब अल्लाह ने इक़्तिदार दिया, और वो इक़्तिदार भी ज़ाहिर बात है मुरवजा तरीक़ों से ही था, कोई ऐसा नहीं था कि एकदम से जनाब को इनकलाब आ गया हो। यानी जो 2018 के अंदर ज़ाहिर बात है कि जो जो लोग आए, जहांगीर तरीन साहब लेके आए, कि शाह महमूद साहब लेके आए, या और जहाँ जहाँ से भी जिसने भेजा आए, तो गिनती पूरी हुई। और फिर उनको संभालना था, उनको मराद ये कि उनकी वैल्यू, उनका रिकग्निशन, उनको हैंडल भी होना था। तो वहाँ मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं अंदर बैठा हुआ था और कमज़ोरियाँ हुई। मेरा अपना ख्वाब ये था कि भाई मैं एक इंजीनियर था। जब 2018 में पार्लियामेंट बनी तो मैं वाहिद ऐसा इंजीनियर था जिसने अमेरिका से एमएस किया हुआ था, वो भी सिविल इंजीनियरिंग में, और वो भी 4 जीपीए के ऊपर। मैं एंटरप्रेन्योर था, मैं हाईएस्ट टैक्स पेयर था पार्लियामेंट के अंदर, पर्सनल इनकम टैक्स। 5 साल, एक दफ़ा शाहिद खाकान अब्बासी फर्स्ट आए थे, मुझे मिले तो उन्होंने बताया कि कोई एक इराटिक उन्होंने वो किया था ट्रांजैक्शन जिसमें ज़्यादा टैक्स किया, वरना कंसेक्यूटिव 5 इयर्स आई वाज नंबर 1। इस सारे बैकग्राउंड के साथ, और मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, तो मैं सरकार के साथ कोई कारोबार भी नहीं करता था कि मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता। और फिर उसमें सारी चीज़ों से बढ़ के डे 1 के ऊपर मैं ये ऐलान कर चुका था, लिख के स्पीकर के दफ्तर को ख़त, कि ये 1, 2, 3 तनख्वाह, अलाउंस सेशन का जो होता है, जहाज़ का टिकट, मेडिकल, इंटरनेशनल, कोई पार्लियामेंट्री लॉ जो हर एमएनए को घर मिलता है, तो एक टेडीफाई भी मैंने 5 साल में सरकार के। तो इस बुनियाद के ऊपर, अपने बैकग्राउंड के ऊपर मेरा ख्याल ये था, मेरा गुमान ये था, और मैंने सो मैनी वर्ड्स में भी ये इस चीज़ पे की कि मुझे कोई जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी। मुझे वहाँ से लेना कुछ नहीं था, मैं तो देने निकला था ना, अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन जो भी वजूहात रही हों, क़यामत के दिन अल्लाह करे कि हम सब सुरखरू हों, ठीक है ना, लेकिन मुझे एक उज़्व मुअत्तल की तरह मैं बैठा रहा। तो हमेशा आपको ये यकीन रखना होता है कि यकीनन लीडर के ऊपर, कि चलो कुछ लीडर को ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर से देख रहा है, वो 360 डिग्री देख रहा है। तो मैंने 20 महीने इंतज़ार किया, लेकिन जब मैंने देखा कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो मेरा आज भी गूगल के ऊपर कोई जाके देख ले, 4 सफ़ों का इस्तीफ़ा है जी। और ये कोविड का ज़माना था, मैंने रिफ्लेक्ट किया ना कि मैं यहाँ पे 22 साल का सफ़र तय करके आया हूँ, 20 महीने हो गए हैं, मुझे यहाँ से क्या लेना है। और मैं बैठ के कोई सीट को गर्म तो रखने के लिए वो नहीं कि इसको वार्म रखूँ। तो मैंने इस्तीफ़ा दिया 4 सफ़ों के ऊपर। और देखिए, अंधा भी जब जाके गड्ढे में गिरता है तो उसको पता चल जाता है कि गड्ढा आ गया। आँखों वाला
गड़े को थोड़ा फासले, तो मैं कोई दावा नहीं है मेरे पास, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने वार्निंग शॉट्स फायर करता रहा, तवज्जो दिलाता रहा। इवन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से भी कोई 3 हफ्ते पहले मैंने ये इसका जियो का प्रोग्राम था नया पाकिस्तान, आज उसके अंदर आज भी जाके 18 मार्च 2022 का 22। मैंने तवज्जो दिलाई थी कि जी अब लाइंस ऑफ बैटल ड्रॉ हो गई हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ये अल्फाज के हैं। अब खान साहब को कुर्बानी देनी चाहिए, पार्टी को बचाना चाहिए, हुकूमत को बचाना चाहिए, पार्टी के अंदर से जिसको चाहें। भाई खान साहब ने ही बोजदार को नॉमिनेट किया था ना, खान साहब ने ही शाह महमूद को नॉमिनेट किया था, या खान साहब ने ही महमूद खान को चीफ मिनिस्टर। तो खान साहब जिससे कंफर्टेबल होते XYZ उसको नॉमिनेट कर देते, ताकि ये जो कुछ उसके बाद के जो वाक़यात हैं, 3 साल हो गए ना, बल्कि 3.25 साल, 3.25 साल। ये 10 अप्रैल की बात है। लेकिन जाहिर बात है कि जो भी फैसले हुए, फिर उसके ऊपर भी हमने कोशिश किया कि 2 वोट से हम हारे थे। 25 PTI के लोग जो थे वो उस वोट से बाहर रह गए थे। तो ऐसा होता है ना कि जैसे थोड़ा थोड़ा करके वो किश्ती डूब रही थी, लेकिन फिर ये फैसला हुआ कि इस्तीफ़ा दे दिया जाए। तो मैं डिसएग्री करता था बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद था। पार्टी के अंदर के फोरम्स के अंदर अपनी बात पूरी रखता था। पूरे 27 साल में ऐसा कभी मैंने थ्रेशोल्ड नहीं किया, कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं की, कभी इस तरह का कोई बाहर निकल के इस तरह। मुझे एक भी शो कॉज नोटिस नहीं मिला 27 साल में। अच्छा। लेकिन मैं थक गया था, जाहिर बात है। और मैं समझता था कि ये जो तरीक़ेकार है कि जिसमें हम किसी को भी साथ नहीं जोड़ सके ना, अगर चलो 10-20 पार्टीज़ हैं या 5-7 बड़ी पार्टीज़ हैं, उसमें से 5 चलो उन पे कोई बहुत बड़ा कांड, तो कोई 1-2 तो हमारे हमनवा हो ना। हमारे साथ कोई नहीं था और अकेले थे। और जाहिर बात है कि आपको एलाइज भी चाहिए होते हैं और अपनी पार्टी के अंदर भी कमिटेड लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि यानी जब आपकी रौनकें लगी हुई होती हैं तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और आपकी वाह करते रहेंगे। वो जो कव्वाल के साथ जो हमनवा होते हैं, वो जो कव्वाल जो सुर उठाता है, वो उसी सुर के अंदर शुरू हो जाते हैं और कव्वाल की समा बांध देते हैं। तो हमको ये पता था कि हम वो कव्वाल वाले हमनवा नहीं हैं, हमारी अपनी राय थी, सोच थी, फिक्र थी, और हम तवज्जो दिलाते थे, मतलब है पार्टी के फोरम्स के ऊपर भी। लेकिन बहरहाल बायगॉन्स आर बायगॉन्स, और तारीख जब भी लिखी जाएगी उसके अंदर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी 2018 में जब हुकूमत आई। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि जिसके अंदर चीज़ें सही होती तो आज पाकिस्तान किसी और मुकाम के ऊपर होता। अच्छा, अभी जो हम देखते हैं पीटीआई की सूरत हाल, जो इस वक्त हम देखते हैं, जो डेड एंड के ऊपर पीटीआई इस वक्त मौजूद है, और एक समझें कुछ भी आगे फ्यूचर नज़र नहीं आता पीटीआई का, लीडर उनके अंदर हैं, पार्टी का हाल आपके सामने, सब चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, क्या लगता है आपको व्हाट वेंट रॉन्ग एग्जैक्टली, और पीटीआई यहाँ तक कैसे पहुँची, किन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया? हम देखते रहे पीटीआई के अंदर ये पुरानी रिवायत है कि जो भी इनके पुराने लोग होते हैं, जो भी पुराने फाउंडिंग मेंबर्स भी होते हैं, या जिन्होंने ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम पीटीआई को दिया है, उनको हमेशा साइड पे क्यों रखा गया है, और किन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया पीटीआई को? देखें, तारीख को अगर पढ़ते हैं तो ये शायद इंसानी फितरत ही है कि अगर जैसे कोई जर्नैल होता है ना, तो अपने साथ के जर्नैल जो होते हैं ना, क्योंकि वो उसके साथ बड़े हुए होते हैं इन एंड आउट उस लिहाज से, और अपनी राय दे से वो अगर हट जाएं तो फिर जो नए, फ़र्ज कर लें चाहे वो मेजर हों, कर्नल हो, ब्रिगेडियर हों, तो कभी डिसएग्री नहीं करेंगे। तो पीटीआई के अंदर भी जो ओरिजिनल लोग थे, जो खान साहब की, सही मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, रहनुमाई कर सकते थे अपने अपने शोबे में। मैं एक बात कहता होता हूँ, और अपने जो हमारी भी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हैं या ब्यूरोक्रेसी के दोस्त हैं, या तमाम को ये बात कहता हूँ कि हमारा इतना सा चेहरा है, इस पे आई स्पेशलिस्ट अलग है, ENT अलग है, ईयर नोज थ्रोट डेंटिस्ट अलग है, सर पे कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाए तो न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट, स्किन पे रैश आ जाए तो डर्माटोलॉजिस्ट, और 10 चीज़ें होंगी। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो कोई हमारा उसमें हर चीज़ के हम हरफन मौला हैं और फैसले कर रहे हैं। तो ये तो खुदकुशी का मुश्किल तरीका है, तकलीफ दे मौत है कि हम जब तक स्पेशलिस्ट, अपने अपने काम के स्पेशलिस्ट जो पॉलिसीज़ बनाएं और पॉलिसीज़ पे दस्तखत करें,
ये पता हो कि ये कोई पॉलिसी किसके नुत्फे से है, और कल तारीख में अगर वो पॉलिसी कामयाब हो जाए तो उनकी नस्लें उसका क्रेडिट लें कि हमारे बाप ने, हमारे दादा ने ये पॉलिसी, ये एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी, फॉरेन पॉलिसी बनाई थी। यहाँ पे किसी चीज़ का कोई बाप ही नहीं है, और हम एक ऊट पटांग जैसे होता है ना, भटक के इधर से उधर मुड़ गए, उधर से उधर मिल गए, इधर से जैसे फुटबॉल ग्राउंड के अंदर होती है जिधर से जो भी। और ये जब तक हम करेंगे नहीं, स्पेशलिस्ट, यकीनी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा काम है। मुल्क से वफादारी पहली रिक्वायरमेंट है। आप इंटेग्रिटी बंदे की फारिग कर दें, वफादारी फारिग है, अब भले वो अफलातून हो। तो इंटेग्रिटी सबसे पहले, ईमानदारी, वफादारी मुल्क से उससे भी पहले, क्योंकि ये बुनियादी रिक्वायर। लेकिन उसके बाद कॉम्पिटेंस। नालायक अगर लोग, अच्छा नालायक अगर नहीं भी है, उसका शोभा नहीं है, इधर से सुना उधर से पढ़ा, इंटरनेट से ढूंढा और मैं इस मौजू पे तकरीर करूं, मेरा हक नहीं है, तो ये पाकिस्तान के निजात ही उस वक्त होगी। देखिए अच्छा पीरियड गुजरेगा, कभी किसी का हनीमून है, कभी किसी का हनीमून है। तो मेरी 55 की पैदाइश है, मैं 70 साल का हो गया हूँ, मैंने बीच में बहुत सारे हनीमून देखे, लेकिन मुल्क तो कहीं नहीं जा रहा ना। अच्छा, कभी कभी अच्छा पीरियड गुजर जाता है। तो मुल्क को अगर किसी मंजिल के ऊपर जाना है, इकोनॉमिक पावर बनना है रीजन के अंदर, और जाहिर बात है कि इकोनॉमिक पावर के साथ साथ आम आदमी की जो 25 करोड़ है, 5,000, 10,000, एक ज़माने में 22 फैमिलीज थी, अब 10,000 होंगी, 20,000 होंगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, बड़े शहरों के अंदर जो बेनिफिशरीज हैं इस सिस्टम के, उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन 25 करोड़ लोग किधर जाएंगे, और मतलब है कि कितना हम गिरेंगे। ठीक है, तो वो फिर लीडरशिप चाहिए होती है। आज महातिर साहब 100 साल के हो गए, मैं एक देख रहा था कि मिसाल के तौर पे वो आए, लोग उनके हाथ चूम रहे हैं, जो भी चीज़ है। तो आपको दुनिया के ली कुआन यू सिंगापुर जैसा मुल्क को दुनिया का कहाँ ले गया। आपको कमिटेड सियासी लीडरशिप चाहिए, ठीक है, और यकीनन इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम किए बगैर चारा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये बिल्कुल वो वाली कहानी है कि जैसे आपने भी कभी बचपन में पढ़ी होगी, हमारे बचपन में हमने, कि एक अंधा था, एक लंगड़ा था, आग लग गई, तो उन्होंने कैसे जान बचाई थी? क्योंकि अंधे के कंधे पे लंगड़ा बैठ गया, तो लंगड़े की आंखें काम कर रही थी और अंधे की टांगें, जान बच गई थी। तो हम ये तय कर लें कि कौन अंधा है कौन लंगड़ा है, इसके अंदर तय कर लें। लेकिन जो भी है, अगर ये अच्छा मॉडल नहीं है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश करेगी, तो दुनिया में कभी नहीं हुआ है। ये बैठ के सब वजीफ़ा भी पढ़ सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं कि जनाब यहाँ पहली दफ़ा होगा, लेकिन अगर कोई चीज़ होनी है तो भाई कहीं तो दुनिया में हो। तो इसका हमें ये करेक्शन लगाना पड़ेगा। लगता है, हमें भी लगता था, ठीक है ना, कि सब सही है, लेकिन एक दिन सब ने चला जाना है। और आपकी नस्ल, जो आपके बच्चे होंगे, उनकी नस्ल, हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? मैं तो कॉन्वोकेशन में चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, मैं लोगों से माफ़ी मांगता था कि भाई मैंने 45 साल करियर के अंदर लगाए हैं और ये मुल्क कहाँ खड़ा है। सो आई थिंक जो जिनको अल्लाह ने इस वक्त बिठाया है जिम्मेदारी में, उनको फिक्र करनी है, सोचनी है और आइडेंटिफाई करने हैं। आजकल तो 1 मिनट में हर एक का कच्चा चट्टा सामने आ जाता है, कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। एक आप अंगूठे रखें तो आपका सारे बैंक अकाउंट से लेके आपकी सारी, तो ये बड़ा एक ज़रूरी पहलू है जो आपने फरमाया कि, और मैं उसको ज़्यादा इलेबरेट मैंने किया कि जो चेंज आना है कि जिसके बेनिफिशियरी ये 25 करोड़ लोग, और ये मेरी समझ में कभी नहीं आया कि भाई ये जो पिरामिड होता है इजिप्ट के अंदर खड़े हुए हैं, बड़े बड़े पिरामिड्स ना, इसके टॉप पे जो है ये, इनकी स्टेबिलिटी ये है कि ये बॉटम इसका मजबूत हो। हम कितने बदनसीब हैं कि हमारा जो बेस है, जो आम आदमी है,
जो रैंक एंड फाइल है वो कमज़ोर है। वो कमज़ोर है। तो हम तो हर वक्त ही लुढ़क रहे हैं, लेकिन फिर आप जिसको चेक कर लें, ब्यूरोक्रेसी से शुरू हो जाएं या सियासतदान, और एक ने अपने अपने सेफ हेवन, बच्चे बाहर हैं, अकाउंट्स बाहर हैं, पैसे बाहर हैं, प्रॉपर्टियां बाहर हैं। यहाँ पे तो हम जैसे पिकनिक मना रहे हैं, और अगर कुछ हुआ तो हमारा क्या जा रहा है, हम बाहर चले जाएंगे। सो द लीडरशिप वो जिसका जीना मरना यहाँ, लीडरशिप वो जिसके स्टेक्स जब होंगे ना, तो फिर वही वाली बात है, वो तारिक बिन ज़ियाद का जो वाक़या है कि उस किश्तियाँ जला दी थी उसने, तो उसके बाद कोई चॉइस नहीं थी। No choice. किश्ती खड़ी हुई होगी अगर साहिल पे, तो आप निकल जाओगे जब ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। तो ये बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेरी दुआ भी है, मेरी ख्वाहिश भी है, और अल्लाह किसी का नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला किसी बंदे के तो मोहताज नहीं है कि जी यही कुछ करेगा तो होगा। अल्लाह करे कि हम इस कलेक्टिवली एज अ नेशन इस सारे वज़न को उठाएं। अगर कोई चीज़ बहुत भारी है, मैं अकेला नहीं उठा सकता, आप अकेले नहीं, ये अकेले, तो हम मिल के उठा लें। लेकिन ये पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क डिजर्व्स बेटर, और ऐसी कौम है कि जिसने जहाँ जहाँ जाते हैं बाहर अपना लोहा मना, हाँ मुल्क के अंदर आते हैं तो हम अपनी ही किश्ती को डुबो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी इस वक्त जो आप पीटीआई को देखते हैं, क्या फ्यूचर देख रहे हैं पीटीआई का? कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको पीटीआई का या नहीं नज़र आ रहा? देखिए, मुआवजे का तो हम सबको इंतज़ार रहता है, और जो बज़ाहिर जो चीज़ है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं उसमें मुझे कोई ख़ास वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और एक आध दफ़ा मैंने ये बात कही है, और कि खान साहब का जो मॉडल था ना, वो एक आइकॉन का तो ज़रूर है, और फॉलोइंग भी बहुत है, लोग उनसे प्यार भी करते हैं, रिसेंटली उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी है। लेकिन इसकी मैं मिसाल इस तरीके से देता हूँ जो पाकिस्तानी मॉडल के अंदर, कि जैसे आप समंदर के बीच में हैं, हर तरफ पानी पानी है, लेकिन वो अंग्रेज़ी में कहते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। अगर आप उसे पी नहीं सकते तो थैंक यू वेरी मच। समंदर का पानी हर तरफ है, लहरें मार रहा है, लेकिन आप उसको बरत नहीं सकते। सो बाकी अल्लाह को पता है, इसके अंदर ये कोई बैठ के अफलातूनी की बात नहीं है, लेकिन मुल्क को किस तरीके से चलना चाहिए, और रोल मेरी नज़र में सबका है, इंक्लूसिव, पाकिस्तान के अंदर इंक्लूसिव रोल के साथ चलना चाहिए। क्योंकि इस वक्त अगर हम इसको बाहर उसको यहाँ, वो मेरी ख्वाहिश के आपकी ख्वाहिश के इसकी ख्वाहिश कि जना इसकी पसंद उसकी नापसंद, तो फिर ये तूफ़ान बदतमीज़ी चलता रहेगा। आज एक पहलवान ऊपर है, कल दूसरा पहलवान ऊपर होगा। वो जिस तरह से होता है ना, रेसलिंग आप देखते नहीं है, एक मार ठुकाई कर रहा है दूसरे की, दूसरा पिट रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई इसको तो अब ये मर जाएगा साला, फिर पता चला वो उठ के ऐसी कूट लगाता है। सो पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वी शुड नॉट लीव थिंग्स टू चांसेस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है फतेह मक्का, कि इंतकाम ले सकते थे, हर चीज़ वहाँ पे फॉल हो चुकी थी, और लोगों का ख्याल था कि अब, लेकिन आपने सबको बहाने बहाने से माफ़ किया, और फिर आपकी टीम बड़ी होती है, लोग बड़े होते हैं, मामलात बढ़ते हैं, और फिर सारी चीज़ें चलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कंपैशन की ज़रूरत है, इंटेग्रिटी की ज़रूरत है, एक आपकी रहमदिली की भी। और वरना तो वो जो कुरान शरीफ के अंदर भी वाक़या है ना, कि हज़रत ये मूसा अलैहिस्सलाम का, कि फ़िरौन को किसी ने बताया था कि ये एक बच्चा पैदा होगा, लड़का, जो तेरा इक्तदा, उसने सारे मेल बच्चे जो पैदा हो रहे थे उनको मरवाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उसी के घर में परवरिश करवा दी। तो ये खौफ हमारी लीडरशिप को निकालना होगा, चाहे ये इस वक्त की हुकूमत हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे इस वक्त की अपोजिशन, कि जनाब के, या ये खौफ कि अल्लाह को तो ना नींद आती है ना ऊँग आती है, हमें क्या रोल प्ले करना है, अपना अपना हिस्सा के तारीख के अंदर एक रोशन मिसाल के तौर पे जाए, ठीक है ना। और तो वो रोल प्ले होना है। और पीटीआई का मतलब यानी इस वक्त लोगों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है खान साहब से, तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर नाराज़ हो सकते हैं। मैं अपना ओपिनियन मैंने ये दिया कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा रोशन, क्योंकि वजह उसकी ये है कि जो लीडरशिप है वो बहुत फ्रेगमेंटेड है, और इस वक्त जब खान साहब पे 200 केस हो गए,
अब 200 केसेस लड़ने के लिए आप वकीलों की फीस दे के कहाँ से लाएंगे? तो दाएं बाएं सारे वकील ही वकील हैं। और शायद वकीलों का ये भी हमारे यहाँ गुमान रहा, वो इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद और मुशर्रफ साहब के बाद, कि जनाब वकीलों के ऊपर ज़रा इस्टेब्लिशमेंट नरम रहेगी। तो वकील आए, फिर वकीलों को भी जब गिरफ्त हुई तो वो भी बहुत सारे आगे पीछे हो गए। तो मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को भी रवादारी के साथ, बड़ाई के साथ, मुल्क के लार्जर कॉज को रखते हुए और यानी इनसिक्योरिटी से निकल के, कोई नहीं पैदा हुआ अल्लाह से के हुक्म के बगैर जो मुझे या आपको नफ़ा या नुकसान पहुंचा सके, ठीक है ना। और कोई नहीं पैसा ऐसा हुआ कि जो मेरी इज़्ज़त या रुसवाई पे को, हाँ जिस दिन अल्लाह रुसवा करना चाहेगा वो फिर कोई बचा नहीं सकेगा। और तारीख सामने पीछे हम जा के देख सकते हैं। सो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि सबको ही रवादारी, कंपैशन, इंटेग्रिटी और सिस्टम को एक मजबूत करने के लिए है जिसके अंदर अदल, हर फैसला मेरी मर्जी का हो, हर बादशाह की तारीख में ख्वाहिश रही है। लेकिन फिर अल्लाह ने कुरान के शरीफ के अंदर जिक्र किनका किया है? नमरूद का, शद्दाद का, फ़िरौन का, कारून का, हामान का, उनका अंजाम भी बताया। हम सबक कब सीखेंगे, किससे सीखेंगे? तो देखिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो रिसेंटली पीटीआई के अंदर जो इलेक्शंस हुए, इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए, उसमें बैरिस्टर गौहर हमने देखा कि उनको चेयरमैन जो है वो बनाया गया। उस पर आप, वाज इट अ शॉक टू यू? बिकॉज़ इट वाज अ शॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल कि आपकी पार्टी के इतने लोग मौजूद हैं। सबके लिए एहतराम, एवरी डे अ स्टार इज बॉर्न, ठीक है ना। ये आपके जी मतलब कभी अमिताभ बच्चन पैदा हुए थे, कभी दिलीप कुमार पैदा हुए थे, कभी शाहरुख खान हो गए, अब आजकल कोई और नए बहुत सारे हैं, हम इतना मैं ट्रैक नहीं रख सका, लेकिन जो मुझे याद हैं। तो ऐसे हर रोज़ देखिए पाकिस्तान की बदनसीबी, किसी दिन आपकी लॉटरी निकल आती है, किसी दिन मेरी लॉटरी निकल आती है, किसी दिन तीसरे की लॉटरी। पाकिस्तान की लॉटरी कब निकलेगी? जो 25 करोड़ लोग हैं, ये मेरा मतलब है इज़ारे, हमने उम्र गुजार दी, अब तो भागने का भी कहीं रास्ता नहीं है, ठीक है ना, यहीं जीना है, यहीं मरना है। सो उम्र गुजारने के बाद मेरा सवाल ये है कि फ़िक्र ये करनी चाहिए कि मुल्क की लॉटरी निकले, मुल्क की लॉटरी निकले। गौर साहब को चेयरमैनी मुबारक। तो मुल्क को क्या मिला? शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा मुबारक, जरदारी साहब को सदारत मुबारक, है ना। देखिए हमको ये इस तरह से सोचना चाहिए। बाकी तो अल्लाह अपने कामों को बेहतर जानता है कि 18 में हमारी हुकूमत आई तो अल्लाह ताला की ताईद के साथ, तो अल्लाह को तो ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। ये सोचना कि जी हमें तो अल्लाह ने बिठाया है और आपको जनाब अल्लाह की ताईद के बगैर बैठे, ये मैं समझता हूँ सोच का अंदाज गलत है। और जो चीज़ें हैं, जो जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो यहाँ पर इम्पेडिमेंट्स हैं, जो रुकावटें हैं, और आपको कलेक्टिव जैसे कहते हैं ना, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स भी, शायद खाकान अब्बासी साहब अच्छा नाम है, निकले। अल्लाह ने इतने साल, मैंने 27 साल पीटीआई में निकाले, मैं भी लगा हुआ हूँ। खाकान अब्बासी साहब ने शायद उससे भी ज़्यादा नून लीग में लगाए, मिफ्ता साहब और अच्छे अच्छे लोग, यानी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी, मुल्क से वफादारी, मुल्क के अंदर उनके स्टेक्स हैं मौजूद। और हमें इन सारे डॉट्स को जोड़ना है ताकि एक खाका बने और फिर सारे बेहतरीन दिमाग जो हैं और अपने अपने शोबे के माहिर इंजीनियर, अपने अपने शोबे के माहिर पॉलिसीज़ बनाएं। और ये जो स्पेशलिस्ट एरियाज़ हैं जो मुल्क की इकॉनमी चलाते हैं ना, हमारा एक ज़रूरी मुल्क है, हमारे इश्यूज़ क्या है, हम एक्सपोर्ट करने के लिए अगर फ़र्ज़ कर लो हमारा कोई दोस्त मुल्क तुर्की या चाइना मेहरबान हो जाए कि यार ओके तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, आओ हमें एक्सपोर्ट करो, तो क्या करेंगे बताएं मुझे? कंपेटिटिव प्राइस पे करना पड़ेगा ना, या वो हमको डबल प्राइस पे हमसे ले लेंगे। मैं चाइना गया, एक ही दफ़ा ज़िंदगी में गया, मैंने पूरा 9 दिन वहाँ गुजारे।
प्राइवेट उस पर था। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने एक काम जो वारदात की पूरी दुनिया के साथ, और बहुत सारी चीज़ें सही की जब भी वो इतना बड़ा, कि उन्होंने ये देखा कि एनर्जी, उनके दरिया इलाका बहुत बड़ा है, तो हाइडल पावर से इतनी बिजली पैदा की, इतनी बिजली पैदा की, इतनी बिजली पैदा की कि वो मुफ्त बराबर हो गई। नतीजा क्या हुआ कि वो पूरी दुनिया का वर्कशॉप बन गया। ऐसे ही। आज चाहे अमेरिका हो कि कनाडा हो कि ईरान हो कि तुरान हो, सबकी मजबूरी। एवरीबडी, आप उनसे कम्पीट ही नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद थोक का काम शुरू हो गया। सो नेशंस के जो लीडरशिप होती है, एक उन्होंने सोशलिस्ट दौर भी गुजारा 70s के अंदर, 60s के अंदर, माओ जेतुंग, चोएन लाई वगैरह, और ये फिर डेन ज़िपैंग जिसने नए चाइना की स्क्रिप्ट लिखी, उसको दुनिया के लिए खोला। ऐसे विजनरी लोग चाहिए होते हैं, वरना वहाँ पे भी लोग अफीम पिए पड़े हुए थे। सो जो चाइना की पॉलिसी है, और हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, और हमारे साथ इस जंग के अंदर भी बिल्कुल उसके सॉलिडारिटी के साथ खड़ा रहा, तो आई थिंक कि हमें चाइना से ज़्यादा इस्तेफादा करना चाहिए। कुरान शरीफ के अंदर भी जब उसका जिक्र आता है ना कि करीब का पड़ोसी, दूर का पड़ोसी, तो चाइना हमारे करीब का पड़ोसी है, इंडिया भी करीब का पड़ोसी है, लेकिन मामलात को उसके साथ भी देखने चाहिए। फिर इसी तरीके से कुरान शरीफ में जिक्र आता है करीब का रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार। तो अल्लाह ताला ने बड़ी हमें गाइडलाइन दी है हुकूक के सिलसिले में, चीज़ों के सिलसिले में, हमें वहाँ से रहनुमाई लेनी है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से और उनके दौर से और जो है रहनुमाई लेनी है। और जो पाकिस्तान की जो 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 मिक्स है पॉपुलेशन का, सूबे हैं, उनका जो छोटे सूबे, जैसे जो बड़ा भाई होता है, जो फ़र्ज़ कर लो ज़्यादा उस तरीके से उसको कुर्बानी देनी पड़ती है ताकि ख़ानदान को जोड़ के रखे। सो आई थिंक कि विजनरी लीडरशिप चाहिए, कुर्बानी देने का जज्बा चाहिए। एक नस्ल देगी, बदनसीब है हमारी नस्ल कि नहीं दे सकी। अल्लाह करे कि आपके और हमारे दरमियान में जो नस्लें हैं उसमें से कोई दे ले। अमेरिका भी, आज अमेरिका आपको नज़र आता है ना, अपने सारी जंगों से, सिविल वॉर किस से गुजरा है, लेकिन उसके फाउंडिंग फादर्स आप चेक करें, गूगल करें, ठीक है। फ्रांस ने अपने रेवोल्यूशन से गुजरा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो इससे पहले कि हम वहाँ तक जाएं, फिर कुदरत का अपना निज़ाम है, ऐसे ही। करेक्शंस हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पीटीआई से जब आपने पीटीआई को खैरबाद किया, तो उसके बाद आपका फैसला एमक्यूएम ज्वाइन करने का जो था, उसके ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें। काफ़ी लोग उस पर, काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ भी थी काफ़ी लोगों के लिए यकीनी बात है कि आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और आप लोगों ने, पीटीआई ने हमेशा एमक्यूएम की अपोजिशन की इतने साल, ये बात ठीक जिसका है। आप हिस्सा थे, तो आपने एमक्यूएम क्यों ज्वाइन की उस वक्त? देखिए, मेरे पास जो चॉइसेस थी वो लिमिटेड थी। मेरे पास पहली चॉइस तो ये थी कि मैं अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लूँ 27 साल के बाद, ठीक है, कि जनाब मैं फेल हो गया और मैं पॉलिटिक्स क्विट कर लूँ। काम तो मैं अपना करता ही हूँ, रोज़ी रोटी के लिए, हलाल रोज़ी के लिए, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है कि मैं। दूसरी चॉइस ये थी कि नहीं, मैं अभी, अल्लाह ने सेहत जब तक दी है, हिम्मत दी, और मेरा जो अल्लाह के पास हिसाब है वो कोशिश के ऊपर होगा, रिज़ल्ट के ऊपर नहीं होगा। रिज़ल्ट अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, तो मैं कोशिश जारी रखना चाहता था, एक बात। दूसरा ये कि एक बात, मैंने एक दफ़ा मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब, बड़े प्यारे आदमी हैं, जमात इस्लामी के, मेरे पास आए, उनसे हमारे अच्छा, तो बड़ी मोहब्बत से कहने लगे कि नजीब साहब आपको तो हमारे साथ होना चाहिए। तो मैंने कहा मेहनती साहब, अगर अल्लाह मियाँ के यहाँ हिसाब जमातों की शक्ल में हुआ कि पूरी जमात इस्लामी जन्नत में और XYZ पार्टी पूरी की पूरी दो, फिर तो मैं मारा गया। अच्छा, वरना चूँकि अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा इनफरादी, ना मैंने इमरान खान साहब का हिसाब देना है, ना इमरान खान साहब ने मेरा देना है, जो हमने 27 साल साथ लगाए। तो इसलिए मतलब है, पहले तो हम इससे निकलें। और जाहिर बात है कि मेरा ये ख्याल था कि मेरी पैदाइश कराची की है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इंजन जो होता है ना, वो 40-50 डिब्बों को खींच लेता है, डिब्बे इंजन को नहीं खींच सकते। और कराची के बारे में ये है कि किसी को अल्लाह खूबसूरत पैदा कर दे
चाहे वो सी पोर्ट की शक्ल में हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चनाब। आज पूरे पाकिस्तान कहते हैं कि पेशावर से ज़्यादा यहाँ पठान है, पंजाबी, बलोच, बंगाली, बहुत सारे जो यहाँ रह गए हो या जी। जो भी उस तरीके से सारा। और हमारा सिंध में तो हम बैठे हुए हैं, ठीक है ना। सो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का ये बदनसीबी कि जब मैं 71 के अंदर जब फॉल ऑफ ढाका हुआ तो मेरी उम्र 16 साल थी, मेरा मैट्रिक 71 का है, तो आज भी दिल में उसका दर्द है। तो जो ये बचा कुचा है, क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? क्या हम इसको एक जगह रख सकते हैं? थोड़ी सी कुर्बानी, थोड़ी सी बड़ाई, थोड़ी सी अपनी इनसिक्योरिटी, अपने खौफ से हम निकलें। अल्लाह की मदद भी उस वक्त आएगी ना जब नियतें लेके हम निकलेंगे। तो जो मैं समझता हूँ कि MQM अपने वक्त के साथ साथ, अपने सबक के साथ साथ मिच्योर हुई है, ठीक है। और आज की MQM वो MQM नहीं है जिस वक्त 96 वाली या उससे पहले वाली। और चूँकि ये मैंने कराची में होते हुए तो मैंने जो ऑप्शंस एक्सरसाइज किए और मैं इस नतीजे पे भी पहुंचा, गलत या सही सिर्फ अल्लाह को पता है, कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल 2022 के बाद बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। सो अब यानी आपको उनके साथ ही मिलके काम करना पड़ेगा। ये जो ख्वाहिश है किसी की भी हो सकती है ना, और ये आप देख लें जो अभी मौजूदा, चाहे वो PDM थी या मौजूदा गवर्नमेंट है या इससे पहले गवर्नमेंट, मैं तो अंदर का आदमी था ना 2018 में। आप चले जाएं देखें किस तरह से लोग आए। सो और हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे मुल्क की फौज है और ऑर्गेनाइज इदारा है। कोई सिविल इदारा हम नहीं बना सके, ना पुलिस, ना कोई सिविल डिफेंस, ना हेल्थ सेहत में कुछ कर सके, ना किसी कौन सा इदारा आपका इंटैक्ट है। आज ज़रा सा खुदा न खास्ता सैलाब आ जाए फौज, जलजला आ जाए फौज, कोई बड़ी आग लग जाए फौज, कोई ज़रा सा ज़्यादा बड़ा जलूस या कोई ख़तरा हो जाए फौज। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ भी है और इसी ने पाकिस्तान को ये हालिया वॉर में इज़्ज़त भी दिलाई है। 100%। तो जब आप पे सख्ती आती है, जब बुरा वक्त आता है, तो आप फिर जाके अपनी फैमिली सिल्वर देखते हैं कि आपके पास है क्या। तो आपके पास जो चंद चीज़ें मैं गिनवाता हूँ, कुछ आप उसमें इजाफा कर लें कि आपके पास जो पिछले, जब से भी आप ले लें, अयूब खान साहब के दौर से ले लें, सिकंदर मिर्ज़ा साहब के दौर से ले लें, 56 से ले लें, 58 से, तो आपकी एक अच्छी तगड़ी बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन फोर्सेस, चाहे वो आर्मी है, फोर्स नेवी, अल्लाह ने काबिल ज़िक्र बनवा दी। आप अपने नेबर की वजह से, इंडिया की वजह से, जो भी पाकिस्तानियों ने अपना पेट काटा, न्यूक्लियर बन गए। आपका जो यूथ की पॉपुलेशन का बल्ज है, जो 30 साल से कम उम्र है, वो 65% से भी ज़्यादा है, शायद 70% निकले। जी जी। ठीक है। आप एक एग्रीकल्चर लैंड है कि जहाँ पे दरिया, पानी, मौसम, और आपके पास इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है कि ना सिर्फ आप अपने पेट भर सकते हैं, पूरे खित्ते को फीड कर सकते हैं, पूरे मिडल ईस्ट को। और ये दुनिया के ममालिक, आपको पॉलिसी बनानी है, पोटेंशियल बहुत है, वो अनलिमिटेड है। मतलब यानी एक तो ये होता है ना कि सिंगापुर को देखें कि ना पीने का पानी, ना कोई तेल, ना कोई गैस। उन्होंने वहाँ पर, एक आदमी, उसने अपनी किताब में लिखा है, ली कुआन यू ने, कि मैं जब इक़्तिदार में आया तो मेरे पास दो रास्ते थे कि या मैं अपने आप को अमीर कर लेता, जो हमारे केस के अंदर हर आदमी इसमें लग जाता है, या मैं अपनी कौम को उठा देता। तो आज क्या है, ठीक है, वो एथीस्ट था कि जो भी उसका मज़हब था, लेकिन आज सिंगापुर के अंदर जब 1000 बच्चे पैदा होते हैं ना, सुना, तो इन्फेंट मोर्टालिटी कितनी है? 2। और पाकिस्तान आज भी 35 बच्चे 1000 में। तो जो 33 ज़्यादा हो रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, उनका अल्लाह मियाँ अलग नहीं है हमारा, तो उनको मार कौन रहा है? हम मार रहे हैं ना। तो ये लीडरशिप ये करती है, महासर के मॉडल है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर भी मॉडल हमको ये करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट जितनी मदद कर सकती है करें, जितने फ़िल्टर लगा सकती है लगाएं, लेकिन हमें अपनी नर्सरी से काबिल,
कॉम्पिटेंट, Competent. ईमानदार और वफादार पॉलिटिशियंस पैदा करने पड़ेंगे। वरना मैं आपकी जगह बैठ जाऊं, आप मेरी जगह बैठ जाएं, हम दोनों उठ के तीसरी जगह बैठ जाएं, या हम कहीं, उससे आज के दौर के अंदर बहुत दूर तक नहीं पहुंच रहे। थोड़ा सा सफ़र तय हो जाएगा, लेकिन अगर विजन चाहिए, और लीडरशिप में और क्या देना होता है उसने, हर आदमी एक हिचकी की मार है, आज मरे तो कल दूसरा दिन। लेकिन अगर हम अल्लाह के पास सुरखरू हो जाए, ठीक है, यहाँ हम जितनी भी तालियां बजवा लें, लेकिन जब वहाँ पर जाएं तो फरिश्ते कतार दर कतार तालियां बजा के हमारा इस्तकबाल करें। सो ये मैं समझता हूँ कि ये हमें करना पड़ेगा अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चे, उनके बच्चे, ताकि पाकिस्तान ये गड्ढे में जो गिर गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन गटर में गिरे हुए हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, इससे हमें निकलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, एक दूसरे को हाथ दे के निकालना पड़ेगा। और दुनिया की मौजूद कौमों में, मोतबर कौमों में, तरक्की याफ्ता कौमों के अंदर थोड़ा ही फासला है, 5-10 साल के अंदर, मेरी ज़िंदगी में नहीं तो आपकी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में, आप जैसे नौजवानों की ज़िंदगी में, पाकिस्तान डेवलप नेशंस की कतर में खड़ा हो सकता है। अच्छा, हम कराची में रहते हैं और इतने साल से आप भी कराची में रहते हैं, सो दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट सिटीज़ इन पाकिस्तान टू लिव इन और इन द वर्ल्ड। जो रैंकिंग आती है उसमें भी हम देखते हैं कि इस वक्त जो कराची का हाल है, जो आप देख रहे हैं, रोड्स नहीं हैं, गटर ही गटर हैं, खड्डे ही खड्डे हैं, गाड़ी चलाने का यहाँ पे कोई वो नहीं है, और अजीब सा एक शहर हो गया है हमारा। और हम एमक्यूएम की बात भी कर रहे हैं, एमक्यूएम हैज़ बीन हियर इन पावर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इस वक्त आप एमक्यूएम से एसोसिएटेड भी हैं। सो आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट लीडरशिप ऑफ एमक्यूएम एंड व्हाट दे आर डूइंग फॉर कराची? देखिए, इस पर जो जब इनेतात होता है ना, तो पूरे मुल्क में होता है। जब कहत पड़ता है ना, तो हर जगह पड़ता है, मतलब उस खत्ते के अंदर तो हर तरफ इनेतात है, प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है। और जो आप कराची के प्रॉब्लम्स का बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि कराची में जो एक बेसिक इनपुट है, क्योंकि इंजन अगर खड़ा हुआ है, या इंजन धुआं ज़्यादा दे रहा है, शोर ज़्यादा मचा रहा है, और रफ्तार नहीं पकड़ रहा, तो कराची तो एक तरीके से फ्लैगशिप है, एक शनाख्त है, एक तरह का उसका एक लीडरशिप हराबल दस्ता है। और इसलिए चाहे वो इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, प्रोडक्शन हो, सारी की सारी, और चीज़ें हो रही हैं आइलैंड्स पे, मतलब नए प्रोजेक्ट्स, चीज़ें, मामला, लेकिन जिस रफ्तार से और जितना स्मूथली होनी है, और अनप्रडिक्टेबिलिटी है। और हुकूमतों का ये फ़र्ज़ होता है, क्योंकि 70 के अशरे के अंदर जब नेशनलाइजेशन हुई, उसने नस्ल दर नस्ल हर एक के दिल में एक खौफ डाल दिया। पैसे कमाना कोई गाली नहीं है। दीगर ममालिक ने पैसे कमाने लोगों को दिए, और उनकी चूड़ियाँ कसते गए टैक्स लेने के लिहाज से। तो पड़ोसी मुल्क के अंदर पता चला 1 दर्जन से ज़्यादा डॉलर टर्म में बिलियनियर हैं। हमारे यहाँ एक भी नहीं मिलेगा आपको। हालांकि हो सकता है कि उसके पास हो, लेकिन वो टैक्स नहीं दिया उसने, दिखाया नहीं, तो वो बुक्स के ऊपर नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें लोगों को, जो बड़े ग्रुप्स हैं, उनको इनकरेज करना है। गारंटीज हुकूमत की ऐसी होनी चाहिए कि रोज़ पॉलिसी ना बदले, टैक्सेशन की चीज़ें ना, और फर्मली, मतलब लीडरशिप तो यही होती है ना कि भाई अब ठीक है, मोहताजी भी होगी, ज़रूरत भी होगी, और मतलब अगर आके आपकी कोई मदद करता है तो उसकी भी अपनी जो शादी होती है, चाहे वो IMF से पाकिस्तान की है या वर्ल्ड बैंक से है, या वो दोनों की ज़रूरत से होती है। ऐसा तो नहीं कि मतलब पाकिस्तान IMF को ज़बरदस्ती ले आया, उनको भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करना है, और वो उनको पता है कि हमसे क्या लेना है, हमें नहीं पता कि हमने उनसे क्या लेना है। अमेरिका को तो पता है कि उन्होंने हमारे साथ क्या करना है या कैसे हमको डील करना है, हमें नहीं पता कि हम उनको कैसे डील करें, हैंडल करें। सो मैं समझता हूँ कि ये कलेक्टिव विजडम होती है। कुछ अल्लाह करे ऐसे लोग पाकिस्तान में जमा हों जो दर्दमंदी से, बेखौफी से, क्योंकि वो है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, बुज़दिली, तो फिर आपको हर एक के आगे आप हथियार फेंक देंगे, लेट जाएंगे। सो
ये जो आप कह रहे हैं कि यही जो पार्टीज हैं, लेट अस होप कि इनकी अगली नस्लें आ गई हैं, नए बच्चे आ गए हैं। जी आपने एमक्यूएम का नाम लिया और दीगर जो इस वक्त नून लीग है, पीपल्स पार्टी, उम्मीद करें, अल्लाह से दुआ करें कि ये मतलब है कि यही लोग इस मुल्क को अपने लेसन्स लर्न करके, कि वो जो एक था बाजार लूट मार का, कि बस वो क्या कहते हैं, लाइक समबडी सेज कि लूटो तो फुटो है, और निकल जाओ, बस मुल्क से बाहर निकल जाओ, जिधर को आपके जिसके सींग जिधर समाए निकल जाओ। सो उससे हम निकलें और फिल्टर्स लगाएं। और ये हुकूमतों का काम ये होता है कि उनको सिटी रेड कार्ड, कि अगर मैं फाउल करता हूँ तो मुझे रेड कार्ड दिखाया जाएगा बाहर। सो तो इन्हीं लोगों ने रोल प्ले करना है, क्योंकि अब आसमान से तो कोई नई पार्टियां अब दोस्त बना भी रही काफ़ी आ रही हैं पार्टीज। अच्छा, लेकिन देखो ये पार्टी बनाना, पीटीआई गुजरी है 29 साल के सफ़र से, इट्स नॉट ईजी। इमरान खान का अपना एक फॉलोइंग थी, कैरिज्मा था, बैकग्राउंड था, जो भी था, ठीक है, उससे कोई एग्री करे डिसएग्री करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्हीं पार्टीज़, इन्हीं लोगों के साथ अच्छे लोग जुड़े, और जहाँ जहाँ भी अच्छे लोग होंगे वो वहाँ अपनी आवाज़ उठाएं, बजाय इसके कि वो मतलब खामोशी भी जुर्म है, कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो और आप सिर्फ इसलिए कि बादशाह सलामत नाराज़ ना हो जाए, वो भी जुर्म है। और ख़ास तौर से जिन लोगों को अल्लाह ने समझने की, चीज़ों का हल बताने की, और पाकिस्तान में जिसको देखो उसने अपनी ज़िंदगी दुरुस्त कर ली। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, मैं अपने इर्द गिर्द देख लूँ जनाब। अच्छा, मुझे ये बताएं क्योंकि आप एमएनए थे जब पीटीआई की हुकूमत थी, ख़ासतौर पे कराची की बात करते हैं, बिकॉज़ आप कराची से एमएनए थे। आपको लगता है कि पीटीआई के जो एमएनए या एमपीएस थे यहाँ पे कराची के अंदर, उन्होंने डिलीवर किया, वो अपने हलकों में गए, अपने लोगों से मिले, और कराची के लिए 3 सालों में कुछ काम बेहतरी होती हुई नज़र आई? पीटीआई के दौर में आपको ये नहीं नज़र आई? देखिए, ये तवक्कुआत भी जो है ना, हमें ये तब्दील करना, बदनसीबी है कि 18th अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, एक डिवॉल्व हुआ, ठीक है, पंजाब में उसकी बेनिफिशियरी नून लीग है, और सिंध के अंदर उसकी बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी है, कि मरकज़ से बहुत सारी चीज़ें, तालीम, हेल्थ, दीगर और जो सारी चीज़ें थी ना, वो सूबों के पास आ गई। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप मरकज़ समझें, ये सर है हमारा, जहाँ दिमाग है, और हमारा सूबे ये धड़ हैं, और टांगे हमारी बल्दियाती निज़ाम है। जब तक ये टांगे मजबूत नहीं होंगी जो पूरे जिस्म का वजन लेती हैं, यानी आपका बल्दियाती निज़ाम, ये तवक्को करना कि कोई एमएनए हर गटर को, हर ढक्कन को, है क्या मेंबर नेशनल असेंबली जो पार्लियामेंट है, ये लेजिस्लेचर, यानी इसने कानून साजी करनी है, लॉ मेकिंग में हेल्प करनी होती है। इसने पॉलिसीज़ बनानी है, अमल कहाँ होगा? नीचे। नीचे। और आपका जो बल्दियाती निज़ाम है उसके पर रक्षे उड़ गए, क्योंकि कोई भी ताकत को अपने से आगे नहीं बढ़ने को, उसको मरकज़ से तो लेनी थी, पंजाब को भी चाहिए थी, सिंध को भी चाहिए थी, कि भाई चलो मरकज़ से ले ली, लेकिन अब अल्लाह के बंदे आगे बगैर टांगों के तो फिर पोलियो ज़्यादा या उस तरह से आप घसीटते ही रहोगे ना। तो बल्दियात के निज़ाम ही आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर, देखें, आपने अपने घर के अंदर से एक कदम बाहर निकाला, यहाँ से बल्दियात शुरू हो गई, चाहे स्टॉर्म वाटर, बारिश के पानी का ड्रेनेज है, चाहे निकास वेस्ट वाटर का, चाहे पानी जो आपके घर में आ रहा है लाइन से जिसको आना है, जो स्ट्रीट लाइट है, जो कूड़ा उठना है, ये एमएनए एमपीए का काम नहीं है। और अगर ये एमएनए एमपीए करेगा भी तो 300-350 एमएनए और 25 करोड़ लोगों की दुनिया है, आप आगे आगे पीछे पीछे आप कूड़ा चुनते रहिए, 50 लोग कूड़ा फेंकते रहे, आप थोड़ी देर में थक के बैठ जाएंगे। तो आपको पूरी दुनिया सुधरी है सिस्टम्स को प्लेस करके, नज़म को बना के,
ये ख्वाहिश कि मैं अकेले कुछ ख्वाहिश कर लूँ, ईदी साहब के लिए सलाम है, बहुत काम किया, ठीक है ना। लेकिन क्या आप 3 करोड़ का शहर आप मतलब ये जाके गवर्नमेंट को ये काम करना है, हुकूमत को काम करना है। 3 काम करने हैं हुकूमत ने। नंबर 1 के ऊपर कि उसने जहाँ जहाँ इनकम हो टैक्स लेना है। अगर पैसे ही नहीं है हुकूमत के पास, चाहे वो मरकजी हो, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो बल्दियाती हो, तो क्या मैंने बोला कि जहाँ जहाँ अगर कोई 2000 गज के घर में बैठा हुआ है, कोई 200 गज के घर में बैठा हुआ है, कोई कच्ची आबादी में बैठा हुआ है, तो ये इसका पैमाना होगा ना। बिल्कुल। तो नंबर 1 हुकूमत का काम टैक्स लेना, क्योंकि हुकूमत नोट छापेगी तो इन्फ्लेशन होगा, लोगों से टैक्स लेना है, नंबर 1। नंबर 2 उसका काम ये है कि आम आदमी उस टैक्स के पैसे को, ताकि लोग देते हुए, अब यहाँ पे ये लोग ये कहते हैं कि जी चोरी हो जाएगा तो हम क्यों टैक्स दें। हर आदमी की जेब में एक फतवा है, और चैरिटी को आप देखें तो हर चैरिटी चल रही है अल्लाह को राज़ी करने के लिए। भाई अल्लाह भी उस पर राज़ी होगा कि किसी सिस्टम के थ्रू, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स दे अपने हिस्से का। माशरत भी ठीक होनी चाहिए आपकी। हाँ, ताकि उस सिस्टम को चलाना है ना। बिल्कुल। हुकूमत में आज कोई है, कल कोई होगा, परसों कोई होगा, आज बुरा है, कल अच्छा आएगा, कल अच्छा, लेकिन टैक्स देना एक जिम्मेदारी है पूरे महज़ब माशरों की। आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो ही कोई दुनिया में, इथोपिया से भी आप पीछे, अफ़गानिस्तान से भी पीछे। तो नंबर 1, जब आपने टैक्स ले लिया तो वो अमानत के तौर के आपने यूज़ करना है डिस्क्रीटली, कि लोगों तक पानी पहुंच जाए, सड़क के ऊपर जब वो निकले तो रोशनी हो, कचरा उठे, बजाय इसके कि सड़क पे उड़ता रहे या कहीं जाके जला दिया बैठ के ये। और फिर अगर कोई रूल्स ब्रेक करे जो आपके कवानीन है, तो वहाँ पर उसकी पकड़। आप यहाँ से 2 घंटे की फ्लाइट लेके दुबई में उतरते हैं, हमारे भाई होते हैं, हम ही होते हैं, कैसे लाइन में लगे, इंसान बने हुए होते हैं, इंसान बने हुए होते हैं। बाहर यहाँ से एक आदमी को 4 6 लोग उसका सामान उठा के चलते हैं, वहाँ पे अपना सामान। हमको तमीज़ आनी है, हमने मौजूद दुनिया का हिस्सा बनना है, हमने अपने आप को साबित करना है कि हम जानवर नहीं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमने अपने बच्चों को, बड़ी खूबसूरत किसी अफ्रीका के मुल्क का वो सदर था, उसने कहा कि मेरी तस्वीर ना लगाओ अपने दफातर के अंदर, अपने बच्चों की लगाओ, ताकि जब तुम कोई जुर्म करो तो तुम्हें पता हो कि इसकी सज़ा ये तुम्हारी आइंदा नस्लें भुगतेंगी। ये जज्बा चाहिए हमें, अपनी तस्वीरें लगा के हमारा पेट नहीं भरता हर जगह। सो ये एक हमने एक गलत पटड़ी पे चढ़ गए, और जितना सफ़र तय करते जा रहे वो गलत पटड़ी पे। वही वाली बात है कि आपने एक गलत टर्न काटा, सारा सफ़र आपका गलत हो जाएगा। तो ये जो आपका सवाल था, यही पार्टी जो सुधर जाएं, जो बेहतर हो जाए, जो कंट्रीब्यूट कर लें, और जब निज़ाम सुधरेगा तो फिर हर एक को बिहेव करना पड़ेगा, पैमाने तब्दील होंगे। आज आके मैं बैठ के कुछ भी बोल के चला जाऊं मादरी ज़बान के अंदर, सूट पे कलफ लगा लूँ, वास्कट भी पहन लूँ, मैं बहुत बड़ा लीडर। भाई पूछो तो सही कि तूने इस मुल्क के ख़जाने में क्या डाला है, तूने इस मुल्क के ख़जाने से क्या निकाला है, ठीक है ना। तेरा क्या इस मुल्क से तेरा जीना मरना यहाँ है। पता चला सारे अकाउंट, सारे बच्चे, सारी चीज़ अगर बाहर है, नेशनलिटी भी ली हुई है, सारा चीज़, फिर तुम्हारा इस मुल्क में काम क्या है यार। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने बहुत टाइम गुजारा है इमरान खान के साथ, तो मुझे ये बताएं कि क्या एक बुरी आदत है खान साहब की जिसकी वजह से आपको लगता है कि यहाँ तक मामला आए? क्योंकि हम सुनते रहते थे बहुत दफ़ा ऐसा कि खान साहब सुन लेते हैं लोगों की बातें यहाँ से, और फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी, फ़ौरन रिएक्शन भी दे देते हैं। तो आपने तो बहुत क्लोजली देखा है, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है इसी की आदत है? और दूसरा, अगर सब चीज़ें बेहतर होती हैं, डायरेक्शन सेट होती है, और खान साहब बाहर आते हैं और बुलाते हैं कि आप आएँ वापस पार्टी में, तो क्या जाएंगे या दिल ख़राब हो चुका आपका? लेकिन जो पहला आपका सवाल है ना, तो खान साहब के अंदर अल्लाह ने बहुत उनको खूबियाँ दी हैं। प्रॉब्लम ये आता है कि ही टुक इट वेरी लाइटली।
मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ और मेरी बात पे यकीन कर लीजिएगा, और कोई इससे इख्तलाफ करे तो मुझे उसको मिला दीजिएगा कि खान साहब ने जब हम 2018 में आए ना, तो उसको बहुत लाइट लिया। पाकिस्तान एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुल्क है, मसाइलिस्तान है, ठीक है ना। लेकिन खान साहब का ये गुमान था और ये उनकी पॉजिटिव थिंकिंग ही थी कि मैं आऊँगा तो लोग लाइन बना के टैक्स देंगे क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। उनका ये गुमान था कि मैं आऊँगा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना लाइन लगा के Remittance यहाँ पर अपने कंटेनर्स लेके और पैसे लेके आ जाएंगे, और क्योंकि वो डोनेशन बहुत देते थे शौकत खानम में या नमल में। ये पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को जो सही करने के लिए जो होमवर्क होना चाहिए था वो नहीं था, वो नहीं था। और ही टुक इट सो लाइटली। तो नतीजा ये हुआ कि वो ज़ाहिर बात है जब आपका होमवर्क नहीं होगा तो आप मोहताज ही है। टीम भी गलत सेलेक्ट करी आपको लगता है? देखिए उसमें तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि लीडर को, जैसे मैं जब डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं कितने बड़ा भी साइंसदान हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का चेयरमैन भी था, लेकिन जब मैं आँख के डॉक्टर के पास जाऊँगा तो ही जो वो कहेगा कहेगी। जब मैं अपने डेंटिस्ट के पास मुंह खोल के उसकी चेयर पे लेट जाता हूँ तो शी इज़ द बॉस या ही इज़ द बॉस। आप समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ। तो ये जो डेलीगेशन थी ये अगर ये नहीं थी, और ज़ाहिर बात है कि इसको मैं क्या अल्फाज के चुनाव में भी मैं केयरफुल रहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का दिल झुक सकता है कि जब मेला टेला लगता है ना तो बहुत सारे बहुत ही सतही लोग, जिसको बाजारी ज़बान में चमचे बोलते हैं, चमचागिरी बोलते हैं ना, खुश करने वाले चापलूस। कि साहब क्या आपकी बात है, क्या आपकी सोच है, आपका तो ये वो इतने जमा हो जाते हैं। और इंसानी फितरत है कि उसको बड़ा अच्छा लगता है कि आप उसकी वो, तो आपको अपने इर्द गिर्द साथ हमेशा आपको चंद ऐसे दोस्त ज़रूर रखने चाहिए जिनमें इतनी हिम्मत हो, अखलाकी जुर्रत हो, जिनमें इनकी समझ हो कि वो आपका एहतराम तो करते हैं क्योंकि अल्लाह ने आपको लीडर बनाया है, लेकिन अगर आपकी कोई कमज़ोरी देखें तो उसकी निशानदेही कर सकें। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि अनफॉर्चुनेटली होमवर्क नहीं था, दूसरा टीम ही नहीं थी, तीसरी जो टीम थी, मैं खान साहब से इलेक्शन जीतने के बाद सुना जी। मेरा उनका एक बड़ा 27 साल बड़ा ताल्लुक़ था। तो जब वह वहाँ पहुँचा पहली दफ़ा बनी गाला, तो कहने लगे वो नजीब, जब मुझे पता चला कि तुम जीत गए हो तो मैंने कहा जी वाकई कराची में हवा चल गई है। मैंने उन्हें बताया कि मैं डबल वोट लेके जीता हूँ, ठीक है ना। और मैंने उस वक्त उनसे कहा कि खान साहब मेरा ये गुमान था कि यार मैं पहले दिन से हूँ सारा चीज़। तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं इंजीनियर था, ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को लीड करना चाहूँगा, ठीक है ना। और उनको समझाने के लिए भी ये बताया ताकि उनको ज़ाहिर है उनको अभी वो उससे नहीं गुजरे थे, सारी उससे जिम्मेदारी में नहीं आए थे। मैं बताया कि जी ये नून लीग के ज़माने में जो एहसन इकबाल लीड कर रहे थे कि वो भी इंजीनियर थे, उन्होंने भी एमएस किया हुआ था, ठीक है ना। तो वहाँ मगज़ है, प्लानिंग, डेवलपमेंट, स्पेशल इनिशिएटिव्स। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसकी जिम्मेदारी लूँ। मैं तो ऐलान कर चुका था डे वन के ऊपर, ऐसा नहीं कि मैंने एक तनख्वाह ले ली या एक वो टिकट ले लिया फिर डे वन पे, क्योंकि जज्बा था ना कि लेना कुछ नहीं है, सब इसी मुल्क से लिया, वहाँ पर देने गए थे। तो लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो मैंने 20 महीने तक इंतज़ार किया, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ट्रेजरी बेंच पे बैठ के आप हुकूमती पार्टी हैं, अभी 20 महीने हुए, 40 महीने बाकी हैं, मज़े करें आप, MNA हैं, VIP हैं, बट जब क्यों आप ऐसी अपने सर पे क्यों बोझ उठाएं कि जब आप कोई रोल लें। मैंने बड़ा सब्र से असेंबली में वक्त गुजारा। अब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे बोलने का अच्छा शौक़ है अल्लाह की मेहरबानी से। 3 साल 8 महीने मैं पार्लियामेंट में बैठा, लेकिन मैंने माइक भी ऑन नहीं किया। क्यों? क्योंकि 2 काम हो रहे थे, या अपोजिशन को गालियाँ देनी थी या अपने वालों के लिए। मैं दोनों नहीं करना चाहता था, क्योंकि यहाँ मुझे कोई चीज़ सही नज़र नहीं आ रही थी, और गालियाँ बकना मैंने अपने, अल्लाह ने मुझे कुरान के अंदर बता दिया कि तुम उनके झूठे खुदाओं को भी बुरा ना कहो,
मुबादा वो पलट के तुम्हारे खुदा को कुछ कहे। ये कुरान में अल्लाह ने गाइडलाइन दे दी। मैं अगर किसी के बाप को गाली दूंगा, पलट के मेरे बाप को गाली देगा। ये तो ABCD है ना, बुनियादी अखलाकियात है। सो आई डेंट डू। एक तकरीर मैंने की, 11 साढ़े 11 मिनट की है, गूगल के ऊपर है। जब मैं चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बना तो वो मैंने तकरीर की, और वो इंजीनियरिंग पॉलिसी के लिहाज से थी और इंजीनियरिंग सेंट्रिक थी, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है वहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ईमानदारी से पूछें तो वो जो 3 साल 8 महीने असेंबली में बैठने का है, उससे ज़्यादा वक्त का ज़िया मेरी ज़िंदगी के अंदर शायद कभी ना हुआ। ओके। क्योंकि ना अंदर जाते हुए पता था क्यों जा रहे हैं, सब एक मात भी चौक से जा रही हैं, भाई क्या असेंबली का सेशन है, ठीक है ना जी। हमारा भी ड्राइवर कहाँ साहब गए, साहब सेशन में गए, वो भी साहब जा क्यों रहा है। फिर जब वापस आया तो देने क्या गया था, लेके क्या आया, हुआ क्या। चंद जो करते होंगे वहाँ पर बैठ के बैंड मास्टर की तरह, कोई आगे जिस चीज़ को सपोर्ट करना होता था तो वो ऐसे कर देता था, और सब खड़े और होते जिससे नहीं खड़े होने से मतलब उसमें सब यस की आवाज़ Yes लगा की देते थे, और जिस चीज़ को अपोज करना होता था वो बैंड मास्टर की तरह ऐसे कर देता था। चंद लोग उसको शो को रन कर रहे, इस तरह से मुल्क थोड़ी चलते हैं। और मेरा सवाल का ये भी हिस्सा था कि अगर खान साहब बुलाएं दोबारा तो जाएंगे वापस PTI में, नहीं जाएंगे? अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनसे काम ले। ज़ाहिर बात है कि अब देखिए होता क्या है कि डॉक्टर आरिफ अलवी जब जमात इस्लामी से आए थे तो उन्होंने एक डॉक्टर इनको मुनव्वर हसन साहब को एक ख़त लिखा था, वो जमात इस्लामी में थे कराची में, कि जी मैं जा रहा हूँ। उस वक्त ये यकीन नहीं था कि भाई PTI खान साहब कितने दिन चलाएंगे, नहीं। उन्होंने कहा था मैं अपनी जगह रुमाल रख के जा रहा हूँ, जैसे मस्जिद के अंदर टोपी या रुमाल रख के जाते हैं ना, कि मैं वापस आऊँ तो मुझे जगह मिल जाए। मेरा ख्याल में 27 साल मेरी ज़िंदगी के एक बहुत कीमती थे, मैंने लगाए और अपनी थीसिस को मैंने क्लोज़ किया। और मेरी दुआ है अल्लाह किसी से, मतलब ये मेरी ये ख्वाहिश थी और है भी कि भाई जब आप एक आदमी की क़यादत में चलें कि भाई खान साहब से अल्लाह काम लेते, ठीक है। और ये मेरी ख्वाहिश ही थी ना, मतलब क्योंकि यानी जब वर्ल्ड कप जीता तो टीम में तो 11 या उससे भी ज़्यादा जो लोग गए थे वहाँ पे कुछ मैच के, कप तो खान साहब नहीं उठाया था ना, ठीक। तो उस लिहाज से ये था, लेकिन पूरी नहीं हो सकी क्योंकि अब उसको हम जो भी तौजीहात करें वो सारी मैं इस वजह से उसको रद्द करता हूँ। अमेरिका के लिए भी एहतराम, मैं वहाँ गया हूँ, पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे गए हैं वहाँ, पढ़े हैं, सब पढ़ के वापस आए हैं। अमेरिका ऐसे ही था हर दौर में। इंडिया डे 1 से, जब से 47 से पाकिस्तान बना, ऐसा ही पड़ोसी था, ठीक है ना, जो मामलात रहे शुरू से ऐसे ही। ठीक है ना। जो भी जो कंस्ट्रेंट्स थे ना, जो चीज़ें थी, फौज 58 के अंदर इक़्तिदार में आ चुकी थी पक्की, 56 के अंदर भी सिकंदर मिर्ज़ा साहब, ठीक है ना। तो इन सब के साथ ही मिल के काम करना था, इन सब के साथ ही मिल के काम करना था। तो वो अपॉर्चुनिटी लूज़ हो गई। मेरा दुख है, यानी जैसे फॉल ऑफ ढाका का दुख है कि काश हम पूरी एक कौम होते, हमारे इस खित्ते के लोगों ने उनके साथ उस तरह से बर्ताव ना किया होता कि कमतर मखलूक की तरह, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो उस दौर की पैदाइश हूँ ना, मैंने तो देखा हुआ है। आपके लिए तो किस्से कहानी है, लेकिन इसमें इसी तरह से इसका भी दुख है, ठीक है ना। लेकिन सम अपॉर्चुनिटीज़ आर लॉस्ट फॉर एवर मेरी राय में, लेकिन अल्लाह को पता है। अफसोस है आपको 27 साल आपने दिए, आपको लगता है कि ज़ाया हो गए? बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई फीलिंग? बिल्कुल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैंने सियासत, अल्लाह के सब ने हिसाब देना है, अल्लाह के पास हम सब पेश हो जाएंगे। आज मरे तो कल दूसरा दिन, इबादत की तरह की। और इबादत जब आप करते हैं ना, मिसाल के तौर पे, तो आपको रात ये है कि जो PTI के ज़रिए से पूरे मुल्क के अंदर मेरा तारुफ हुआ, इस शहर में मेरा तारुफ हुआ, एक शनाख्त हुई, ठीक है, लोगों से मुलाकात हुई, बेहतरीन लोग मिले, है ना। फ़खर इमाम साहब मेरे इस वक्त बेहतरीन दोस्त हैं, मुझसे उम्र में मुमकिन है 10-12 साल बड़े हैं, ठीक है ना, जो एक ज़माने में स्पीकर भी रहे, चीज़ें।
ये मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब, दीगर पूरे मुल्क के सिंध से उधर से एक्सपोजर हुआ, लर्निंग हुई। और मेरा ईमान है कि कोई अल्लाह के पास कोई चीज़, छोटी से छोटी बुराई भी उसके पास रिकॉर्ड होगी, छोटी से छोटी नेकी भी, ज़ाय कुछ नहीं होगा, ये अल्लाह का वादा है। ठीक है ना। सो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ये सवाल है कि रिग्रेट, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये जो आज भी मैं लगा रहता हूँ अपनी तवानाई जितनी है, हर हफ्ते में 3-4 दिन 3 दिन इस्लामाबाद में लगाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, चीज़ें हैं, और कोशिश करते हैं कि अच्छे लोग जमा हों। अभी पिछले हफ्ते शाहिद खाकान अब्बासी मेरे पास आए थे मिलने घर पे, अल्लाह उनको इज़्ज़त दे। लेकिन जहाँ से भी उन्होंने मेरा रेफरेंस लिया, या उससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब आए, पीटीआई के सारे दोस्त हैं, हमने वक्त गुजारा है, सबके साथ इज़्ज़त और मोहब्बत का ताल्लुक़ है। और एहतियात से ज़रूर मैंने कोशिश करता हूँ गुफ्तगू करें कि किसी का दिल ना दुखे, गैर ज़रूरी वो ना हो, लेकिन अपने ख़यालात को पहुँचाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा अंकल, हमारे एक राउंड होता है रैपिड फायर राउंड। तो इसमें मैं आपसे जो भी चीज़ पूछूंगा, आपने इंस्टेंटली मुझे जो दिमाग में चीज़ आ रही है वो आपने मुझे जवाब देना है। रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। चलें जी, इमरान खान या फिर नवाज शरीफ? मेरे ख्याल में दोनों का दौर गुजर चुका है। पीटीआई या फिर एमक्यूएम? दोनों अपने अपने इम्तिहानों में नाकाम हुई हैं। पीईसी या फिर पार्लियामेंट? पी आपका पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या फिर पार्लियामेंट, दोनों में से क्या आप चूज़ करते हैं? जो मैंने यानी आपसे थोड़ा सा रैपिड फायर में, तो मैं इसलिए पीसी इसलिए कह देता हूँ कि मैंने अभी आपसे कहा कि पार्लियामेंट में मेरा टोटल वक्त 3 साल 8 महीने अंदर बैठ के ज़ाय हुआ, लेकिन पीसी में अल्लाह के अपने काम है, मैंने 3 साल जो है ना बहुत इफ़ेक्टिव गुजार लिए। तो मेरा पीसी के अंदर पाकिस्तान का जो नेविगेशन है ना, जैसे जहाज़ कितना बड़ा होता है, उसके जंबो जेट के इंजन कितने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, लेकिन नेविगेशन का निज़ाम छोटा होता है, सुना। तो पीसी भी पाकिस्तान की इंजीनियरिंग काउंसिल और इंजीनियरिंग डायरेक्शन, इस मुल्क की नेविगेशन, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, एक्सपोर्ट्स हो, जो आपकी इंपोर्ट्स के डिलीशन प्रोग्राम, हर जगह इंजीनियरिंग है। इस कमरे के अंदर आप देखेंगे ना, तो आपके इर्द गिर्द आपके चश्मा, आपका कपड़ा, आपका माइक, आपकी ये पानी फिल्टर से लेके ये मेरा कलम, हर चीज़ इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग पाकिस्तान को कोई चीज़ बचाएगी। तो जैसे किसी बीमार को सेहतमंद डॉक्टर्स, अल्लाह शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन डॉक्टर्स, इसी तरह से पाकिस्तान का इंजीनियर पाकिस्तान का निजात दहिंदा ही होगा और तरक्की की तरफ ले जाएगा। अच्छा, जरदारी साहब या फिर शहबाज शरीफ साहब? मेरा ख्याल में दोनों अपनी अपनी टाइम पूरा कर चुके हैं। आई थिंक कि यंगर क़यादत आनी चाहिए, और दो सबकी अब दूसरी नस्ल, सुने, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक मूवी थी जुरासिक पार्क, उसके अंदर बड़े बड़े डायनासोर्स और ये वो थे ना सारा। तो उसके अंदर फिर हुआ ये कि जब मूवी ख़त्म होने लगी तो वो फिर सारे डायनासोर्स ख़त्म हो गए, जैसे क़यामत किस्म का सारा। तो आखिरी में उसके अंदर एंड में दिखाया था कि एक अंडे में से फोड़ के एक वो जो डायनासोर का बच्चा निकलता है। सो अब सबकी, मेरे भी माशाल्लाह 3 बेटे हैं, तो हम सारे जो डायनासोर्स हैं ना अपने दौर के, अपने हिस्से की बर्बादी, बाकी अल्लाह करे सब सुरखरू हों अल्लाह के पास। और आप सबके जो नाम ले रहे हैं, अल्लाह सबको आला मुकाम, वो तो हिसाब अल्लाह के पास है, नियतों का हाल अल्लाह जानता है। और अल्लाह की नज़र से ना अल्लाह को नींद आती है ना ऊँग, और अल्लाह की नज़र से कोई चीज़ ओझल नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो आपके, मैं समझता हूँ कि अब ये जो बच्चे अंडे में से आए हैं बाहर, सबकी अगली नस्ल, ये इस मुल्क को सुधारे। अच्छा, 1996 वाली पीटीआई या फिर 2025 वाली पीटीआई? 96 में एक बहुत ही इन्फेंट पीटीआई थी, कोई उसका मकसद था, लेकिन जैसे एक बच्चा पालने में है। और आज की पीटीआई मेरे ख्याल में एक ज़ईफ़ और लाग़िर पीटीआई की शक्ल इख्तियार कर गई है। तो
दोनों का कोई रोल यानी उस वक्त तो ये था ना कि बच्चा बड़े होके क्या करेगा। और मैं यकीनन जब मैंने इस्तीफ़ा दिया होगा तो ये नहीं कि दिल बर्दाश्त हो के ना उम्मीद हो के, आपको ज़्यादातर लोग ये मिलेंगे कि जनाब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में छोड़ी। मैं थक गया, मैं नाउमीद हो गया। हालांकि अल्लाह के ज़ात से नाउमीद होना नहीं, लेकिन आज मेरा कोई रोल ही नहीं था। तो ऐसे ही वही वाली बात है कि मैं वहाँ बैठ के बकिया ज़िंदगी कि जी मैं उस लिहाज से, हालांकि मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा और मेरे पर कोई प्रेशर नहीं था। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है पाकिस्तान में इस वक्त? पाकिस्तान के अंदर जो मैं समझता हूँ कि मैं एहतराम अगर किसी का करूँगा, इंतकाल हो गया महराज मोहम्मद ख़ान का, क्योंकि हालांकि मैं राइट ऑफ सेंटर रहा, जो मेरी स्टूडेंट लाइफ और बहुत थॉट थी वो लेफ़्ट के थे, लेकिन मैंने जो उनके अंदर ये देखी कि वो भुट्टो के साथ, भुट्टो साहब ने एक दफ़ा उनको कहा था कि वो ये मेरा जानशीन ही है। अच्छा। ये बात हो रही है जब भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बने थे, सदर नहीं बने थे, और याह्या खान से ये था, तो किसी साहबी ने पूछा कि जी आप अगर गिरफ़्तार हो गए, तो भुट्टो साहब ने कहा था कि ये मेरे जानशीन होगा। वो पार्लियामेंट में नहीं थे और कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर खर हो, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर साहब। तो और वो आदमी का जब इंतकाल हुआ तो ना उसका कोई घर था, ना उसका बैंक अकाउंट था, ना उसकी कोई गाड़ी थी, और वो उसने शफाफ ज़िंदगी गुजारी। जो भी उनकी फ़िक्र थी, सोच थी, उसको आखिर तक लेके गए। तो मैं पॉलिटिशियंस में चूँकि मेरा ताल्लुक़ रहा उनसे, वो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल भी बन गए थे, अपनी पार्टी को पीटीआई में मर्ज भी कर दिया था। तो मैं उनका उस लिहाज से बड़ा एहतराम करूँ। अच्छा, कराची या इस्लामाबाद में सबसे फेवरेट सिटी आपकी कौन सी है, क्योंकि दोनों में आपका काफ़ी टाइम गुजरता है? मेरा सारे फेवरेट तो कराची ही मेरा वो है, और मैं वीकेंड्स पे इधर ही होता हूँ। लेकिन क्योंकि शहर इक़्तिदार है, वहाँ से सब चीज़ जैसे ऊपर से ग्लेशियर से पिघल के पानी आखिरी में कराची की तरफ आएगा बहते हुए दरियाओं के ज़रिए और समंदर में जाएगा, और समंदर को भी ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। तो लेकिन मुझे इस्लामाबाद में पिछले 2017 में मैंने वहाँ पर अपनी एक जगह बना ली थी बनीगाला में, तो मैं हर हफ्ते 2-3 दिन गुजारता हूँ। तो मुझे इस्लामाबाद का एक मज़ा कह लें, नशा कह लें, लग गया है। अच्छा अंकल, हमारा एक और नेक्स्ट सेगमेंट है वन वर्ड आंसर। इसमें आपने मुझे वन वर्ड में कोशिश करना है कि जो भी मैं पूछूं वो वन वर्ड में कंसाइज करके मुझे जवाब देना है। मुझसे मुख्तसर बात होती नहीं, आपने कोशिश करें, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँ। कोशिश करें। वन वर्ड स्टार्ट करते हैं। MQM। MQM is there to stay. MQM is there to stay. इमरान खान। Imran Khan is a popular leader. बैरिस्टर गौहर। बैरिस्टर गौहर साहब से मैं मिला कभी नहीं हूँ, लेकिन ही इज़ फिलिंग इन, जैसे मैं कहते हैं ना कि खान साहब की कुर्सी को वो गरमा के रख रहे हैं। इमरान इस्माइल। इमरान इस्माइल साहब एज अ गवर्नर ही हैड द अपॉर्चुनिटी, जो भी चीज़ उनकी, और खान साहब को वो उससे बहुत करीब थे, तो आई थिंक उन्होंने अपना रोल प्ले किया, अपनी अपनी सलाहियत और अपने उसके लिहाज से। इमरान इस्माइल ने खान साहब से जो चंद लोग करीब तरीन थे, अगर आप कराची से पूछें या सिंध से पूछें, तो मैं नंबर 1 के ऊपर इमरान इस्माइल कहूँगा। आरिफ अलवी, फिरदौस नकवी, नजीब हारून, जितने भी अशरफ कुरैशी, जो भी आप नाम लेंगे, लेकिन जो करीब उनसे खान साहब से थे, वो कंफर्ट कह लें, खान साहब का कंफर्ट। अच्छा, गंडापुर साहब के बारे में कुछ बोलें। गंडापुर साहब असेंबली में मैंने देखा है, कभी मेरे ख्याल में हमने हाथ भी नहीं मिलाया, क्योंकि कहते हैं ना कि सब वो अंग्रेज़ी में कहते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो जब कहते हैं कव्वों के साथ कबूतर नहीं उड़ते और कबूतरों के साथ कव्वे नहीं उड़ते। सो आई डोंट नो मच अबाउट हिम, लेकिन व्हाट आई सी कि मतलब ही इज़ वेरी एग्रेसिव, वेरी वो। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में जो मामला फ़हमी का लफ्ज़ है ना, कुरान में भी आया है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के उसमें भी आया है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मामला फ़हमी इज़, जैसे कहना चाहिए आपको सिचुएशन के लिहाज से, जैसे आप ट्रैफिक के अंदर आप मोटरसाइकिल को भी बचाते हैं, पैदल को वाले को भी बचाते हैं,
और ट्रेले से भी जाके टक्कर नहीं मारते हैं, ट्रेले से भी बचते हैं। तो ये मतलब यू हैव टू स्टीयर थिंग्स। अच्छा, बिलावल? बिलावल साहब इज मेच्योरिंग, आई थिंक कि अगर अल्लाह करे कि वो जब उनको मौका मिले तो वो इस मुल्क को तब्दील करें। मरियम नवाज? मरियम साहबा को मौका मिला हुआ है, वो कर रही हैं। अब इस मुल्क की ये एक ओवरऑल आयरनी है, और वो शायद सबके बारे में भी कहा जा सकता है, क्योंकि कि अगर ये वाले एक चीज़ होती है ना कि अगर किसी को एक दिन भी नौकरी ना की हो और 1 रुपए का भी कारोबार ना किया वो, या बाज़-औक़ात घर भी ना चलाया वो, और फिर अच्छा, लेकिन ये हम एक खित्ते में हैं, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, कि जहाँ पर ये एक पूजा पाठ कह लें कि क्योंकि कौन किसकी बेटी है, कौन किसका बेटा है, और उससे कतई नज़र उसका एडवांटेज है, लेकिन बहरहाल लेकिन हम पूरा खित्ता ही मुश्किल में है। हलीम आदिल शेख? हलीम साहब से मेरा कोई ज़्यादा वो नहीं है राब्ता, और इस वक्त यहाँ पे सिंध में वो ड्राइविंग सीट पे हैं, और बट मेरा पिछले 3-4-5 साल से कोई राब्ता नहीं। अशरफ कुरैशी? अशरफ कुरैशी वो यंग, मेरे ख्याल में जो मुझे पहली कराची में जो टीम मिली थी उसके अंदर अशरफ कुरैशी सबसे डायनेमिक थे, और उस वक्त ये बहुत सारे लोग पासवान के बैकग्राउंड से आए थे, और शौकत खानम के अंदर भी ये वॉल्टियर करते थे। तो मैं समझता हूँ कि अशरफ कुरैशी ने बड़ा मैच्योर भी किया, और और मेरी जो इनिशियल टीम थी 96 की, उसके अंदर बड़ा रोल था। तो आई वुड हैव रिगार्ड्स फॉर हिम, और खान साहब को भी वो मतलब खड़े होके वो यानी चीज़ें अपनी बात एम्फसाइज करते थे। मोदी साहब? मोदी का जो रोल है वो इसमें जनरली जो भी उसका किरदार रहा हो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी कौम के लिहाज से उसने 12-13 साल हो गए हैं, कोई स्कैंडल उसका वैसा जो होता है ना, तो और इंडिया ने जितना तरक्की की इकनॉमिक पे, अब ये ज़रूर था कि वो इंसान की, चाहे उसको जहालत का लफ्ज़ कह लें या हिमाकत का लफ्ज़ कह लें, कि वो जैसे एक होता है ना कि ताकत का, और ये जो अल्लाह का भी एक निज़ाम है कि जो उसकी ये था कि चढ़ दौड़ो, ये कर दो, ये अल्लाह ने जो सबक दिया उसको कि एक वो जो पूरे एक पहलवान खड़ा हुआ है, सारे लोग उसको देख रहे हैं, और पता चला कि पहलवान की हवा निकल गई, और वो आखिरी में बात सुने, गुब्बारे को आप इतना फुला दें लेकिन आखिरी में हवा निकालें तो इतना ही होता है। सो ही वॉज कट टू साइज इस दौरान में, और बहुत सारे फैक्टर्स चल रहे होते हैं, और उसमें उसका एडवांटेज उसको मिला। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में भी लीडरशिप की ज़रूरत है कि आपको स्कैंडल्स से बचना है, आपको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, एक कुदरत ने भी, अल्लाह ने एक रहनुमाई की है कि आप टेबल की इस तरफ बैठ जाएं या इस तरफ बैठ जाएं। अगर आप इधर बैठे हुए हैं तो आप हुकूमत से कारोबार ना करें, वरना आप सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं, और आप हुकूमत छोड़ दें, आके कारोबार करें, आप मंशा बन जाएं, आप सैगल बन जाएं, आप बन जाएं जो बनना है आपने, टाटा बन जाएं, बिरला बन जाएं, जो भी चाहे, लेकिन हुकूमत में बैठ के हुकूमत की ताकत को अपने फ़ायदे के लिए, इसका बड़ा सख्त हिसाब है। और अल्लाह ताला ने भी ये जो महरम रिश्ते हैं ना, कि अगर अल्लाह ताकत देते तो हर आदमी अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहन को, तो अल्लाह ने कहा है कि उसको किसी और को ब्याओ, आप खुद नहीं ब्याह सकते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। वो आपने जैसे ही उसमें आया कि आप बेनिफिशियरी हैं, तो आपने अपनी सारी जो भी कोशिश और काविश, और आपने मुल्क को बाला ताक रखा, और आपने छोटे से फ़ायदे के लिए अपने आप को भी जलील किया, और मुल्क तो ख्वार हो ही जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब? मुस्तफ़ा कमाल साहब इज़ यंग डायनामिक, और अल्लाह, मैं देखता हूँ कि उनमें अल्लाह की खुदा खौफी ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जो अल्लाह से नहीं डरेगा बंदा, कि अल्लाह तो कह रहा है मैं देख रहा हूँ, अल्लाह तो कह रहा है कि मैं सुन रहा हूँ, हम कह रहे हैं किधर है भाई, आप कैमरों से डरते हैं, फिल्म चल जाती है पूरी की पूरी, माइक से डरते हैं,
हर एक के पास ये आपका मोबाइल फ़ोन मोबाइल है फ़ोन और आ गया। माइक है, और ये लीक्स जो निकलते हैं आपके वीडियो और ऑडियो। तो कहने का मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि उनका ही हैज़ हिज हार्ट एंड माइंड इन द राइट प्लेस, और अल्लाह उनसे काम ले। ओके, दैट इज़ इट फ्रॉम वन वर्ड आंसर। आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगा, कोई मैसेज अगर देना चाहें पाकिस्तान की यूथ को जो इस वक्त काफ़ी परेशान है पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए, एवरीबडी वांट्स टू गेट आउट ऑफ हियर। जिससे आप बात करें, अगला बंदा बोलता है यार आई वांट टू गो आउट ऑफ हियर, कि जैसे ही कोई मुझे मौका मिले मैं दुबई चला जाऊँ, मैं वहाँ पे टैक्सी भी चला लूँ, लेकिन मैं यहाँ से चला जाऊँ। उनके लिए कोई मैसेज दें। मैं मेरा ख्याल में चाहूँगा ये जो आपका सवाल है, क्योंकि मैं 21 साल की उम्र में पहली दफ़ा सऊदी अरबिया पहुँच गया था, और 21 साल की उम्र में इंग्लैंड पहुँच गया था, और थोड़ा सा वक्त वहाँ गुजारा, थोड़ा सा वहाँ आ गया। फिर 30 साल की उम्र में अमेरिका पहुँच गया था, और मैंने वहाँ से MS 4 GPA पे करा। मेरी बीवी साथ थी उस वक्त, एक बेटा लेके गया था, दूसरा वहाँ पैदा हुआ, ओके, वो छोड़ के आया। आज भी मुझे कोई रिग्रेट इसलिए नहीं है कि मेरे तीनों बच्चे भी बाहर गए, पढ़ के वापस आए। देखिए, हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी है, और पाकिस्तान के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हो और चीज़ों का। हाँ, देखिए ना कि चाहे वो लोग कराची क्यों आते हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। जो मूंगफली बेच रहा है वो वहाँ पर उतनी मूंगफलियाँ नहीं बेच सकता अपनी जगह के ऊपर। जो मोची जूते गांठ रहा है, अगर उसके आधे जूते भी उसको मिल जाएं अपने गांव के करीब, वो क्यों अपनी बीवी, बच्चे, छोड़ माँ दें। बाप। सो इकोनॉमिकली मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का रिवॉर्ड है, और मैं यूथ को एक बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं तो आई एम 70 नाउ, सब अतवार से गुजर चुका हूँ, कि इकोनॉमिक्स का एक बेसिक असूल है, कॉस्ट बेनिफिट रिलेशनशिप। आपको जहाँ पे कहते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, तो आप भाग के उधर जाएंगे कि भाई ये ज़्यादा अच्छी चरागाह है, ये ज़्यादा यहाँ पे चारा है। लेकिन एवरी कॉस्ट that you will pay, you will get a benefit. And every benefit you will get, you will have to pay the cost. तो जो बाहर लोग आपको नज़र आता है, उसकी कॉस्ट ज़रूर देनी पड़ेगी। कॉस्ट बाज़ औक़ात फ्रंट एंड पे होती है, बाज़ औक़ात इंस्टॉलमेंट्स में होती है, और बाज़ औक़ात डेफर्ड होती है कि ये उधर जाके देनी है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी सरफेस पे से डस्ट भी, हाँ, हमारे हुक्मरान जो उनके फैसले करने वाले इस मुल्क को खोलें, तो आज इतनी चीज़ें हैं छोटी छोटी, चाहे वो ये ड्रिप्स भी इंपोर्ट होती थी यहाँ चाइना से, अब बनने लगी हैं। इतनी चीज़ें हैं कि छोटी, और सर्विस इंडस्ट्री, क्योंकि जो मैं भी सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे पास बड़ा कैपिटल नहीं था, ठीक है ना, तो मैं सर्विस इंडस्ट्री में ही जा सकता था। तो मैं समझता हूँ कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क, और अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से, बाकी जो भी कहीं जाएगा, अगर कुछ अचीव कर भी लिया, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और जो मैं अपने लिए समझता हूँ, मैं 32 साल की उम्र में अमेरिका से आ गया था, 31 साल की उम्र में। 10 साल मुझे मेरे माँ बाप मिल गए, 97 में दोनों का इंतकाल हो गया। तो अगर मैं उधर रुक जाता, तो वो मेरा अल्लाह की तरफ से इनाम था। तो इस लिहाज से मैं इनकरेज करूँगा कि अपनी काबिलियत बढ़ाएं, अपनी सलाहियत बढ़ाएं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें, और उससे निकल जाएं। मैं कराची से था, उर्दू बोलने वाला था, मैंने पूरी ज़िंदगी गुजार ली। मेरा 73 का FSC है, तो 52 साल हो गए इंजीनियरिंग में दाखिले से लेके। मुझे पाकिस्तान से कोई शिकायत का लफ्ज़, हाँ, जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं। मैं गाड़ी में बाहर जाऊंगा, जो ट्रैफिक है ऐसा ही है, जो सड़कें ऐसे ही हैं, बारिश में जो होगा सो होगा। तो अब ये दुरुस्तगी कैसे होगी, वो हमने गुफ्तगू जो की है कि बल्दियाती निज़ाम के हम इख्तियार दें, सूबाई हुकूमत अपना रोल प्ले करे मरकज़ी दिमाग की तरह, ताकि सारे आज़ा सही चलें। दिमाग सही होगा तो सारे आज़ा, वरना फिर आंखें भी किधर को जाएंगी, और हाथ किधर को जाएगा, और टांग किधर जाएगी।
तो ये और टैक्स हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करें। इस मुल्क ने जैसे मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ इतनी बाहर मिलेंगी नहीं जितनी यहाँ पर हैं। हाँ ये ठीक है, आप जुट जाइए वहाँ पे काम में और आपको मसरूफ़ भी रखेंगे, थोड़ी सड़कें बेहतर होंगी, थोड़ी आपकी गाड़ी बेहतर होगी, लेकिन अगेन आप जो अपने लोगों के दरमियान में जो अपनी सक्सेस को, अपने अचीवमेंट को एंजॉय करते हैं, बाहर नहीं कर वहाँ बाहर नहीं हो सकते। Thank you so much for being on the podcast, and it was a pleasure having you on the podcast. That is it, ladies and gentlemen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.